सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 781। बातें करते करते अचानक केके को कुछ सूझा। वह खड़ा हुआ और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। कौन सी अच्छी चीज़? लिनशेन ने उत्सुकता से पूछा। एक बार जब तुम इसे देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम निश्चित रूप से निराश नहीं होगे, केके ने रहस्यमय तरीके से कहा और बगल में एक छोटे से दरवाजे की ओर चला गया, उसे चाबी से खोला और अंदर घुस गया। ये देखकर कि लिनशेन उसके पीछे नहीं आया है, केके ने दरवाजे के अंदर से उसे हाथ हिलाया। लिनशेन एक पल के लिए झिझका, फिर खड़ा हो गया और उसके पीछे चला गया। लिनशेन के अंदर आने के बाद केके ने छोटे से दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, जिससे लिनशेन चौंक गया। चिंता मत करो, यहाँ कोई और नहीं है, मैं जो चीज़ तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वह तुम्हें निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करेगी और तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगी, युवक ने कहा और उसने एक और छोटा दरवाजा खोला, लिनशेन को कई और दरवाजों से होते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंचाया। लिनशेन कुछ चिंतित था, ये केके डीमन जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ... लेकिन फिर उसने सोचा कि यह असंभव है, डीमन जनजाति ने कैसे अनुमान लगाया होगा कि वह टहलने के लिए बाहर आएगा और यहाँ पहले से जाल बिछाएगा। छोटे से केबिन की ओर देखते हुए लिनशेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये है। लिनशेन ने हकलाते हुए अपने सामने की वस्तु की ओर इशारा किया। हाँ, ये दिव्य जाति की दिव्य प्रतिमा है, असली है, बाहर वाली नकली है, केके ने मुस्कुराते हुए कहा। लिनशेन अवाक रह गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बेतरतीब ढंग से मिलने वाला कर्मचारी उसे ये दिखाएगा। उसके सामने एक प्रार्थना करने वाले देवदूत की मूर्ति भी थी, लेकिन यह मूर्ति बहुत घिसी पिटी लग रही थी, इसकी सतह धूसर हो गई थी, जिस पर कई धब्बे और पपड़ीदार धब्बे थे। लिनशेन को यह विश्वास करना कठिन लगा कि यह एक वास्तविक दिव्य प्रतिमा थी, क्योंकि दिव्य प्रतिमाएं अमर लोगों के अमर जीवन आधार से रूपांतरित होती हैं और आध्यात्मिकता के बिना भी उन्हें इतनी आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। आप मुझे इसे दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं, क्या यह आपको प्रभावित नहीं करेगा? लिनशेन ने केके से पूछा। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, जब तक आप किसी को नहीं बताते तब तक कोई और नहीं जान पाएगा, अगर आप बताते भी हैं तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, केके ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आप मुझे ये दिखाने का जोखिम क्यों उठाएंगे? लिनशेन को अभी भी कल्पना करना कठिन लगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। हम दोस्त हैं, है न? केके ने दिव्य प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रतिनिधिमंडल के वे लोग शायद असली और नकली में अंतर नहीं कर सकते। आपको बस असली दिव्य प्रतिमा के कुछ मुख्य भागों को याद रखने की ज़रूरत है, और जब आप वापस लौटेंगे तो आप उनके सामने नकली प्रतिमा को पहचान पाएंगे। फिर वे स्वाभाविक रूप से टीम लीडर के रूप में आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। हम कब दोस्त बन गए? लिनशेन ने केके को घूरते हुए सवालिया निशान लगाए। अगर केके ने जो कहा वह सच था तो यह व्यक्ति भी बहुत भोला था, इस हद तक भोला कि लिनशेन को शायद ही विश्वास हो कि उसकी बातें सच थीं। लिनशेन को अचानक लगा कि केके कोई साधारण स्टाफ सदस्य नहीं है। उसने पहले जो फिल्म देखी थी उसमें केके पुरुष नायक था, शायद कोई बड़ा कद वाला व्यक्ति, कम से कम कोई सेलिब्रिटी या कुछ और। इस युग में सेलिब्रिटी बनना सिर्फ अच्छा दिखना और अभिनय करना नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्षमता हो। इंटरस्टेलर युग में कोई भी कमज़ोर की पूजा नहीं करता। केके ने लिनशेन के विचारों पर ध्यान नहीं दिया, दिव्य प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस स्थान पर दिव्य प्रतिमा मिली थी वह एक बंद स्थान था, लेकिन उस स्थान में एक बहुत ही संक्षारक तरल था, जिसने न जाने कितने वर्षों में इसे नष्ट कर दिया है, यहाँ तक कि अमर जीवन आधार की सतह को भी संक्षारित कर दिया है। बाहरी लोगों के लिए यह एक अज्ञात विवरण है। यदि आप इसके बारे में बात करते हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको वास्तव में उन कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केके ने अधिक से अधिक ईमानदारी से बात की और लिनशेन को लगने लगा कि उसने जो कहा उसमें तर्क था, शायद ये वास्तव में असली दिव्य प्रतिमा थी। केके के बोलने के बाद उसने लिनशेन से पूछा, क्या आपको वह सब समझ में आ गया? बाद में बात करते समय इसे गड़बड़ न करें। क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? लिनशेन ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखी बातें लिखने की योजना बनाई। केके ने बहुत कुछ कहा था और वह केवल उसका सार याद रख पाया था, सामान्य लोग इतना कुछ याद नहीं रख पाते। ये देखकर केके के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उसने धीरे से कहा, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें ध्यान से बताऊंगा, इसे लिखने में अपना समय लो। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ करना, लिनशेन ने कुछ शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, केके ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिनशेन को लगा कि यह वाक्यांश कुछ हद तक परिचित लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ सुना था। केके ने पहले ही विस्तार से समझाना शुरू कर दिया था, इसलिए लिनशेन को पहले इसे लिखना पड़ा। केके ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लिनशेन को हर वाक्य को नोट करने दिया, जैसे कि उसे डर था कि लिनशेन को याद नहीं रहेगा।
लिनशेन ने के द्वारा बताए गए अंतरों और असली और नकली दिव्य प्रतिमाओं के बीच अंतर करने के तरीके को ध्यान से रिकॉर्ड किया, जिससे सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। असली क्यों असली था और नकली क्यों नकली था, सब कुछ इतना स्पष्ट रूप से बताया गया था कि लिनशेन को विश्वास करना पड़ा कि यह वास्तव में असली दिव्य प्रतिमा थी। के समाप्त होने के बाद उसने लिनशेन के नोट्स की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही थे और फिर उन्हें लिनशेन को लौटा दिया। यह अच्छा है कि आपने इसे नोट कर लिया है, अगर वे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं तो अब आपकी बारी है कि आप हस्तक्षेप करें। के ने एक पल के लिए सोचा और कहा, किसी को मत बताना कि आपने मुझे देखा है, यह आपको लाभ से अधिक नुकसान पहुंचाएगा। मैं समझता हूँ, धन्यवाद। लिनशेन को अब वास्तव में विश्वास हो गया था कि के ने जो कुछ भी कहा था वह लगभग सच था। हम दोस्त हैं, आखिरकार एक दूसरे की मदद करना ही सही है, के ने ईमानदारी से कहा, जिससे लिनशेन को थोड़ी सी भावना महसूस हुई। समय लगभग समाप्त हो गया है, वे शायद जल्द ही अपना मूल्यांकन समाप्त कर लेंगे। तुम वापस चले जाओ, अपना मौका मत गंवाओ, के ने लिनशेन से कहा। लिनशेन सहमत हो गए और चले गए। वापस जाते समय लिनशेन को अचानक याद आया कि के शब्द क्यों जाने पहचाने लग रहे थे। हम दोस्त हैं, क्या तियानशिन अक्सर ऐसा नहीं कहते? कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना जाना पहचाना लग रहा था। दोनों के तरीके और लहजे कुछ हद तक समान हैं, बस शब्द थोड़े अलग हैं। लिनशेन को अचानक लगा कि के शब्द शायद उतने ईमानदार नहीं हैं जितना उसने सोचा था। तियानशिन के मुंह से दोस्त बनना इतना आसान नहीं है, और इस के ने उसे तियानशिन जैसा ही वाइब दिया, जिससे लिनशेन थोड़ा उदास हो गए। जब लिनशेन हॉल में लौटे तो चीजियो और कई मूल्यांकन विशेषज्ञ पहले से ही पास में दिव्य प्रतिमा का मूल्यांकन करना शुरू कर चुके थे। दिव्य प्रतिमा के बाहर का सुरक्षा कवच हटा दिया गया था, लेकिन दीमन जनजाति के कर्मचारियों ने उन्हें दिव्य प्रतिमा को छूने की अनुमति नहीं दी। मूल्यांकन के लिए उसमें से कुछ भी लेने की तो बात ही छोड़िए। किसी ने लिनशेन की वापसी पर ध्यान नहीं दिया। लिनशेन ने बस बगल से देखा, के द्वारा बताए गए विवरणों की तुलना की। जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे लगा कि यह वास्तव में नकली है। हालांकि वह कुछ हद तक अविश्वसनीय था, लेकिन तथ्य ये साबित कर रहे थे कि के ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। टीम लीडर के निर्णय का पालन करें। चीजियो कुछ मूल्यांकनकर्ताओं के साथ दिव्य प्रतिमा का अध्ययन किया, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य प्रतिमा के बारे में उन्हें जो जानकारी थी वह सभी पिछले रिकॉर्ड और दृश्य सामग्रियों पर आधारित थी। कोई नहीं जानता था कि दिव्य प्रतिमा के गायब होने के बाद क्या हुआ था, न ही किस तरह के बदलाव हुए थे। कई घंटों के मूल्यांकन के बाद भी उन्हें कोई दोष नहीं मिला, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं ने दिव्य प्रतिमा की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। ब्लू आई मास्टर, निष्कर्ष क्या है? चूंकि दीमन जनजाति द्वारा दिया गया मूल्यांकन समय कम होता जा रहा था और मूल्यांकनकर्ता अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए चीजियो को बुजुर्गों में से एक से पूछना पड़ा। ब्लू आई मास्टर के नाम से जाने जाने वाले बुजुर्ग ने चीजियो से सम्मानपूर्वक कहा, भगवान जियू, मैंने मूर्ति की संरचना, सामग्री और उम्र की जांच करने के लिए शिष्य कौशल का उपयोग किया है, और ये सभी पहलू एक वास्तविक दिव्य प्रतिमा से काफी हद तक मेल खाते हैं। एक अन्य मूल्यांकनकर्ता ने कहा, मैंने मूर्ति की रेखाओं की रूपरेखा और आकर्षण की जांच की है और मुझे भी कोई समस्या नहीं मिली। संदर्भ सामग्री के आधार पर मूर्ति पर कुछ निशान भी इसके अनुरूप हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मूल्यांकनकर्ताओं ने आगे पीछे चर्चा की। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि यह मूर्ति वास्तव में असली दिव्य मूर्ति थी। तो आप कह रहे हैं कि ये दिव्य मूर्ति असली है? चीजियो ने पूछा। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम में से किसी ने भी असली दिव्य मूर्ति नहीं देखी है। ... हम केवल इतना निश्चित हो सकते हैं कि इस मूर्ति के पैरामीटर दिव्य मूर्ति के मापदंडों के समान हैं, लेकिन... ब्लू आई मास्टर ने संकोच किया। लेकिन क्या? चीजियो ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि इस मूर्ति की बाईं भान पर एक अतिरिक्त क्षति प्रतीत होती है, एक ऐसा निशान जो हमें किसी दस्तावेज या संसाधन में नहीं मिला है। नहीं, ये दिव्य मूर्ति की किसी भी मौजूदा छवि में दिखाई देता है, ब्लू आई मास्टर ने समझाया। दिव्य मूर्ति इतने लंबे समय से गायब है, यह अजीब नहीं है कि इसे कुछ नुकसान हुआ है, चीजियो ने सोच समझकर कहा। मुख्य मुद्दा यह है कि इस क्षति की उम्र भी बहुत पुरानी है, यह कोई हालिया चोट नहीं है, और हम घाव की विशिष्ट उम्र निर्धारित नहीं कर सकते हैं, न ही यह पुष्टि कर सकते हैं कि यह नुकसान से पहले हुआ था या बाद में। मूर्ति पर कुछ ऐसे ही छोटे निशान हैं जो भी अनिर्धारित हैं, ब्लू आई मास्टर ने चीजियो से चुपचाप कहा। चीजियो ने ब्लू आई मास्टर की बात समझी, जिसका अर्थ था कि इस पत्थर की मूर्ति की प्रामाणिकता के बारे में अभी भी कुछ संदेह थे। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु के साथ किसी भी संदेह का मतलब था कि कोई भी इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी गलत निर्णय की कीमत नहीं चुका सकता। आखिरकार दिव्य जाति को दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। यदि वे नकली दिव्य प्रतिमा वापस लेते हैं तो न केवल नुकसान गंभीर होगा, बल्कि पूरी दिव्य जाति हंसी का पात्र बन जाएगी।
ब्लू आई मास्टर से कुछ और सवाल पूछने और एक पल के लिए विचार करने के बाद ची जियू ने लिन शेन से संपर्क किया। लीडर लिन, मूल्यांकन के परिणाम आ गए हैं। हमें आपकी फिर से पुष्टि की आवश्यकता है, ची जियू ने कहा। मुझे नहीं पता कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, आप सभी निर्णय ले सकते हैं, लिन शेन ने उत्तर दिया। आप प्रभारी व्यक्ति हैं, इसलिए केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं, खासकर जब से ये दीमन जनजाति के साथ हमारी आगामी वार्ता को प्रभावित करता है। यदि यह पुष्टि हो जाती है कि यह असली है, तो बातचीत दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आपको व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी चाहिए, ची जियू ने जोर दिया। मूल्यांकन के परिणाम क्या हैं? लिन शेन को पता था कि वह दिव्य न्यायालय द्वारा आगे रखा गया बलि का बकरा था। अब जब वे लिन शेन से निर्णय लेने के लिए कह रहे थे, तो इरादा स्पष्ट था, यदि नकली को पुनः प्राप्त किया जाता है, तो प्रभारी व्यक्ति के रूप में लिन शेन मुख्य जिम्मेदारी वहन करेंगे। ची जियू ने ब्लू आई मास्टर और अन्य लोगों को लिन शेन के सामने मूल्यांकन के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिन्होंने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सावधानीपूर्वक उनकी समीक्षा की। लगभग सभी श्रेणियों के लिए मूल्यांकन के परिणाम एक वास्तविक दिव्य प्रतिमा से मेल खाते थे। हालांकि अंतिम आइटम ने नोट किया कि कई नुकसान थे जो किसी भी संसाधन या साहित्य में नहीं पाए गए थे, जिन्हें इसके गायब होने की अवधि के दौरान होने की संभावना के रूप में टैग किया गया था। चूंकि संदेह है, इसका मतलब है कि मूर्ति के साथ कोई समस्या है। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को छोड़ देना चाहिए, लिन शेन ने निर्णायक रूप से कहा। सिर्फ इसलिए कि केके ने कहा कि दिव्य प्रतिमा नकली है, वह दृढ़ निश्चय नहीं था। दिव्य प्रतिमा को वापस लाए बिना उसे बहुत ज्यादा दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन नकली प्रतिमा को वापस लाना एक बड़ी गलती होगी। केके के मामले के बिना भी इतने मामूली और निंदनीय संदेह के साथ लिन शेन जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था, भले ही इसका मतलब था कि लौटने पर उसे मामूली सजा का सामना करना पड़े, जो कि एक बड़ी गलती करने से बेहतर था। कुछ न करना कोई गलती नहीं करना है, ज्यादा करना कई गलतियां करना है, लिन शेन ने अपने पूर्वजों के ज्ञान को लागू करते हुए महसूस किया। कमांडर लिन, कृपया एक बार फिर ध्यान से विचार करें। दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने का यह आखिरी अवसर है। दीमन जनजाति ने दिव्य प्रतिमा को बेचने का फैसला किया है। अगर आप इस मौके को चूक गए, तो भविष्य में इसे पुनः प्राप्त करना मुश्किल होगा, ची जियू ने कहा। दीमन जनजाति दिव्य प्रतिमा बेच रही है, मुझे इसकी जानकारी कैसे नहीं है? लिन शेन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। चाहे आपको पता हो या नहीं, ये सच है। कमांडर, कृपया निर्णय लें, ची जियू ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, सेलेस्टियल कोर्ट के वे कमीने मुझे सचमुच फांसी पर लटका देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में पहले से सूचित नहीं किया। वे इसे किसे बेच रहे हैं? मेरी सेलेस्टियल रेस के अलावा सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा के लिए और कौन इतनी ऊंची कीमत चुका सकता है? लिन शेन ने सोच समझकर पूछा। तियान जियू, ची जियू ने उस व्यक्ति का नाम बताया। ये सुनकर लिन शेन अचंभित रह गया, वह निश्चित रूप से तियान जियू को जानता था। वास्तव में, अगर कोई सेलेस्टियल रेस से जुड़ा हुआ था, तो इस व्यक्ति के बारे में न जानना मुश्किल था। तियान जियू ने एक बार शाही सिंहासन के लिए सम्राट तियानशु के साथ संघर्ष किया और अपनी विफलता के बाद सेलेस्टियल रेस को धोखा देकर निर्वासन में भाग गया, सेलेस्टियल रेस की वांछित सूची में एक प्रमुख व्यक्ति बना रहा। तियान जियू ने बाहर जियू समूह की स्थापना भी की और खुद को रूढ़िवादी दिव्य जाति के रूप में मानना जारी रखा। अगर तियान जियू दिव्य प्रतिमा हासिल कर लेता, खासकर अगर वह प्रामाणिक होती, तो यह सम्राट तियानशु के चेहरे पर तमाचा होता। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य जाति इतनी मुश्किल स्थिति में थी, और कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट तियानशु चाहते थे कि लिन शेन आए। ये सिर्फ दिव्य दरबार का दबाव नहीं था, एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि सम्राट तियानशु को अभी भी उम्मीद थी कि लिन शेन असली दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अन्यथा, अगर दिव्य प्रतिमा तियान जियू के हाथों में पड़ जाती, तो सम्राट तियानशु का चेहरा वास्तव में खराब स्थिति में होता। पहचान की समय सीमा निकट आ रही है। आप सज्जनों ने कैसे निर्णय लिया है? कृपया हमें उत्तर दें, ताकि हम दिव्य प्रतिमा के लिए अगले कदमों पर निर्णय ले सकें, दीमन जनजाति के एक अधिकारी ने मनोरंजन के भाव से कहा। ची जियू और कई मूल्यांकनकर्ता सभी ने लिन शेन की ओर देखा। मन ही मन, लिन शेन ने कोसा, आमतौर पर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कि मैं अदृश्य हूँ, लेकिन अब जब किसी को दोष लेने की आवश्यकता है, तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे हॉट सीट पर बिठा देते हो, तुम बेशर्म लोग। हालांकि उसने मन ही मन कोसा, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका लिन शेन को सीधे सामना करना पड़ा। क्या हमें चर्चा करने के लिए कुछ समय मिल सकता है? लिन शेन ने विदेशी अधिकारी से पूछा। कल दोपहर तक दिव्य प्रतिमा सार्वजनिक रूप से बेची जाएगी। हमें उम्मीद है कि तुम हमें अभी उत्तर दे सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, विदेशी अधिकारी ने कहा। तो हमें आगे चर्चा करने के लिए कुछ समय दो। कृपया आगे बढ़ें।
लिन शेन वापस उस जगह पर आए जहां ची जियू और अन्य लोग थे और उन्होंने ची जियू से पूछा, डिप्टी कमांडर जियू, आपकी क्या राय है? क्या हमें दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करना चाहिए? पहचान के परिणाम हमारे सामने हैं और कमांडर जो भी निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे। ची जियू जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। लिन शेन ने ब्लू आई मास्टर और अन्य लोगों की ओर देखा। ब्लू आई मास्टर ने जल्दी से ची जियू के रुख की नकल करते हुए कहा, कमांडर जो भी निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे। तो चलो दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करते हैं, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। किसी भी तरह से मरना। लिन शेन के निर्णय से डीमन जनजाति और दिव्य जाति दोनों ही बहुत खुश थे। ची जियू और अन्य लोगों के लौटने के बाद उन्होंने दिव्य जाति के साथ बातचीत करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्यों के साथ बैठक की, ताकि कम से कम संभव लागत पर दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त किया जा सके। आप सभी इस पर चर्चा करें। एक बार जब आपको कोई परिणाम मिल जाए तो मुझे बताएं। लिन शेन थोड़ी देर बैठे रहे, फिर खड़े हुए और सीधे चले गए। ची जियू और अन्य लोगों का उसे रखने का कोई इरादा नहीं था और वे कल की बातचीत की रणनीति पर चर्चा करते रहे। डीमन स्टार पर ग्रैंड मार्शल का बैंक्वेट हॉल। सम्मान के स्थान पर बैठा व्यक्ति एक डीमन जनजाति का व्यक्ति था, जिसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा लंबा था, नाक बाज की तरह थी और उसकी निगाहें रहस्यमयी थीं। ... वह बस वहां आराम से बैठा था, लेकिन उसके चेहरे से स्वाभाविक अधिकार की आभा निकल रही थी। जनरल शाक्सुन, ये पे हमारे सहयोग की खुशी का जश्न मनाने के लिए है। मुख्य अतिथि आश्चर्यजनक रूप से सेलेस्टियल रेस का एक बुजुर्ग सदस्य था। हालांकि ये बुजुर्ग सेलेस्टियल मोटा था। हालांकि उसके पंख लगभग पूरी तरह से भूरे थे, उसका चेहरा लाल था और उसके भूरे बाल चमकदार थे, जिससे वह किसी अमीर व्यक्ति की तरह दिख रहा था। हालांकि जनरल शाक्सुन ने अपना गिलास नहीं उठाया। उसने बस उदासीनता से कहा, सेलेस्टियल रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी जश्न मनाना समय से पहले है। तियान जियू, आपको अपने मामलों को अच्छी तरह से संभालने और गलतियों से बचने पर ध्यान देना चाहिए। तियान जियू ने बिना किसी गुस्से के अपना प्याला नीचे रख दिया और फिर भी मुस्कुराया। जनरल, निश्चिंत रहें, सेलेस्टियल रेस के प्रतिनिधिमंडल में मेरे जासूसों ने पहले ही संदेश भेज दिया है। वे अपनी पूरी ताकत से सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य यू स्टार और ब्लेजिंग स्टार सहित 7 बेस म्यूटेशन ग्रहों को हमें सौंपना है। कल की बातचीत के दौरान जनरल, कृपया कोई दया न दिखाएं। जनरल शाक्सुन ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे अच्छा होगा। जनरल, एक बार काम हो जाने के बाद वह असली दिव्य प्रतिमा? तियान जियू ने सावधानी से पूछा। चिंता मत करो, यह आपको तय किए अनुसार ही दिया जाएगा, बस संसाधन तैयार रखें, जनरल शाक्सुन ने कहा। सभी संसाधन तैयार हैं, आप किसी भी समय उन्हें लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं, तियान जियू ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, शाक्सुन के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। इस समय तियान जियू ने फिर से अपना गिलास उठाया, शाक्सुन को टोस्ट करते हुए कहा, जनरल, आपकी रणनीति बेजोड़ है। बूढ़े मूर्ख सम्राट तियानशु ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है और फिर भी उसे केवल एक नकली दिव्य प्रतिमा ही मिल सकती है। जब उसे पता चलेगा कि असली दिव्य प्रतिमा मेरे हाथों में है, तो वह इतना क्रोधित होगा कि शायद उसे जान से मार दे। इस बार जनरल शाक्सुन ने मना नहीं किया। उसने अपना गिलास उठाकर तियान जियू की ओर इशारा किया, एक घूंट लिया और उसे नीचे रख दिया। सम्राट तियानशु, वह लोमड़ी आमतौर पर बहुत चतुर होती है, लेकिन इस बार उसने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए एक इंसान को भेजा है। इतने महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेना, क्या इसमें कोई समस्या हो सकती है? आप अनजान हैं, जनरल, लेकिन सम्राट तियानशु की दिव्य न्यायालय के साथ असहमति लगातार गंभीर होती जा रही है, तियान जियू ने कहा। वह केवल अपने आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेतहाशा सुखों में लिप्त रहता है। दिव्य जाति से एकत्र किए गए करों का कम से कम 1/3 हिस्सा वह हर साल बर्बाद कर देता है और फिर भी वह संतुष्ट है। उसने अधिक संसाधन जुटाने के लिए दिव्य मास्टर संस्थान को फिर से खोलने के लिए लिन शेन को भी बुलाया। एनई सहित सेलेस्टियल कोर्ट के अधिकांश लोग लंबे समय से उससे असंतुष्ट हैं। उनके बीच अब काफी संघर्ष हो गया है और हालांकि लिन शेन सम्राट तियानशु के करीबी विश्वासपात्र हैं, लेकिन उनके पास इतने महत्वपूर्ण मामले की देखरेख करने की हैसियत नहीं है। वह इस पद पर इसलिए है क्योंकि सेलेस्टियल कोर्ट उसे बलि का बकरा बनाना चाहता है, ताकि सम्राट तियानशु पर हमला किया जा सके। अब जबकि उसने दिव्य प्रतिमा को वापस लाने का फैसला किया है, तो दिव्य न्यायालय को शायद उम्मीद है कि प्रतिमा नकली है। 7 बेस म्यूटेशन ग्रहों को नकली के बदले में देने के बाद जब लिन शेन वापस आएगा तो उसके सामने केवल मौत ही होगी। लिन शेन के लिए कितनी अफसोस की बात है, क्रिस्टिन को हराना दिखाता है कि वह वास्तव में प्रतिभाशाली है, जनरल शाक्सन ने कहा। वह एक भाग्यशाली सुंदर लड़का है, तियान जियू ने व्यंग्य किया। उसकी उपलब्धियां पूरी तरह से तियान परिवार और पर्दे के पीछे तियानजुन के समर्थन की देन है। अन्यथा एक छोटे कबीले का कोई व्यक्ति ऐसी उपलब्धियां कैसे हासिल कर सकता है?
ये कृतघ्न साथी डीमन स्टार पर पहुंचने पर कुलीन राजकुमारी कैथरीन के साथ घुल मिल गया। अब वह और भी बड़ी जांघ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लॉन्गयू द्वारा आयोजित एक द्वंद्वात्मक बैठक में भी साथ में भाग लिया। यहाँ इतने समय से और उसने कभी कोई वास्तविक काम नहीं किया है। जहाँ तक मुझे पता है उसे और कैथरीन को एक दूसरे से दुश्मनी रखनी चाहिए, है न? कैथरीन के साथ उसके अच्छे संबंध कैसे हो सकते हैं? आश्चर्यजनक रूप से शाक्सुन को लिनशेन की पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी जानकारी थी। आप ऐसे घृणित और बेशर्म व्यक्ति को और क्या कह सकते हैं? हृदयहीन और सिद्धांतहीन, विश्वासघाती और धोखेबाज। कैथरीन ने उसके भाई बहनों को हताश कर दिया, यहाँ तक कि उसकी बहन के प्रेमी को भी मार डाला, और अब वह कैथरीन के आगे कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा है, उसकी शक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसा आदमी बेशर्मी का प्रतीक है, ग्रैंड मार्शल की दया के लायक नहीं है, तियान जियू ने तिरस्कार के साथ कहा। ऐसा कहने के बाद ये लिनशेन वास्तव में मरने का हकदार है। क्या मैं केवल स्वर की ओर से न्याय नहीं कर रहा हूँ और संयोग से एक अपमानजनक दुष्ट से उसकी बेटी की रक्षा करके अभिमानी सम्राट की सहायता नहीं कर रहा हूँ? शाक्सुन हंसा। ग्रैंड मार्शल, आप न्याय करने से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। आप बस डीमन जनजाति और दिव्य जाति दोनों को एक बड़े संकट से छुटकारा दिला रहे हैं। तियान जियू और भी ज्यादा हंसा। उन दोनों ने अपनी मजेदार बातचीत के दौरान लिनशेन के भाग्य का फैसला किया। अगर लिनशेन वास्तव में एक नकली दिव्य प्रतिमा वापस लाया तो मुझे डर है कि न केवल वह बल्कि उसके दोस्त और परिवार भी दिव्य जाति द्वारा नष्ट हो सकते हैं। लिनशेन निश्चित रूप से अपनी खुद की दुर्दशा को जानता था, किसी और की तुलना में ज्यादा स्पष्ट रूप से। अगर वह दिव्य प्रतिमा के साथ वापस नहीं आया तो डीमन जनजाति अभी भी असली दिव्य प्रतिमा तियान जियू को बेच देगी और दिव्य न्यायालय अभी भी उस पर लापरवाही का आरोप लगाएगा, दिव्य प्रतिमा को वापस पाने में विफल रहेगा, जिससे उसे सम्राट तियानशु का विश्वास खोना पड़ेगा। अगर वह झूठी मूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाकर दिव्य मूर्ति वापस ले भी आता तो दिव्य दरबार उसे आसानी से नहीं छोड़ता, शायद सम्राट तियानशु भी उसे नहीं बचा पाता। लिनशेन चाहे जो भी चुनाव करे, नतीजा उसके पक्ष में नहीं होता। इसलिए लिनशेन ने डीमन जनजाति के साथ बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन दिव्य मूर्ति असली हो या नकली, उसका उसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था। ची जियू और बाकी लोगों ने पूरी रात चर्चा की। अगली सुबह जब वे बातचीत के लिए तैयार थे तो उन्होंने पाया कि लिनशेन पहले से ही होटल की लॉबी में सोफे पर नाश्ता करते हुए बैठे थे। कप्तान आज काफी जल्दी उठ गया, ची जियू ने मजाक करते हुए कहा। आज बातचीत है। कप्तान होने के नाते स्वाभाविक रूप से मुझे देर नहीं करनी चाहिए, लिनशेन ने आखिरी पेस्ट्री को धीरे धीरे चबाने और निगलने के बाद कहा और आखिरकार खड़े हो गए। पेशेवरों को अपना काम करने दें, आपको वास्तव में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ची जियू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तो अब आप पेशेवर हैं, उप कप्तान जियू। तो कृपया दिव्य प्रतिमा का स्वागत करने का जिम्मा खुद संभाल लें। इसका इस गैर पेशेवर आवारा से कोई लेना देना नहीं है, लिनशेन ने वापस बैठते हुए कहा। ये सुनकर ची जियू के हाव भाव अचानक बदल गए। कैप्टन लिन, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं बस यह नहीं चाहता था कि तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझ पर दबाव नहीं डाल रहे हो? लिनशेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, ची जियू ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ची जियू और अन्य लोगों ने डीमन जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ बहुत संयमित बातचीत की, जिसे लिनशेन ने सोचा कि बातचीत नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि सौदेबाजी अधिक सटीक होगी। डीमन जनजाति द्वारा निर्धारित मूल्य 11 विशिष्ट आधार उत्परिवर्तन ग्रह थे। ची जियू और उनका समूह केवल 3 आधार उत्परिवर्तन ग्रहों के बदले दिव्य प्रतिमा का आदान प्रदान करने के लिए तैयार थे। कभी कभी लिनशेन को मुद्रा के रूप में ग्रहों के साथ इस सौदेबाजी को सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी होता था, जो आसानी से किसी को भी अजीब एहसास कराता था। तियानशुन अभी भी एक सच्चा स्टार लॉर्ड बनने का प्रयास कर रहा था और अब तक विशाल रिंग स्टार पूरी तरह से उसके शासन के अधीन नहीं था। फिर भी केवल एक दिव्य प्रतिमा को कई ग्रहों के लिए बदला जा सकता था। ... इस वजह से उन ग्रहों के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता। जो लोग अपनी मातृभूमि छोड़ सकते थे वे भाग्यशाली थे, जो नहीं छोड़ सकते थे उन्हें अनिवार्य रूप से एक साथ पैक करके बेचा जा रहा था। डीमन और सेलेस्टियल रेस जैसे महान कुलों की नज़र में एक ग्रह और उसके जीव सिर्फ एक संख्या या एक वस्तु थे। लिनशेन ने देखा कि दोनों पक्ष भयंकर मौखिक युद्ध में लगे हुए थे, जिससे कान लाल हो गए और दांत भींचने लगे। फिर भी वह चुपचाप किनारे पर बैठा रहा, चाय की चुस्की लेता रहा, शुरू से अंत तक एक भी शब्द नहीं बोला। ची जियू ने मन ही मन मजाक किया, मुझे लगा कि यहाँ कुछ भूमिका निभाने के लिए आना जरूरी है, जाहिर तौर पर सिर्फ मूक होने के लिए। ची जियू, एक शीर्ष रैंक वाला अमर, स्वाभाविक रूप से लिनशेन के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था, जो एक छोटे कबीले से आया था, और यहाँ तक कि उसके मन में काफी दुश्मनी भी थी। ची परिवार ने कई प्रसिद्ध सेनापतियों को जन्म दिया, जो ज्यादातर विदेशी क्षेत्रों की रक्षा करते थे या सेलेस्टियल रेस के लिए क्षेत्रों का विस्तार करते थे।
हालांकि हर साल समय पर सैन्य बजट का वितरण करना मुश्किल था। इसका एक मुख्य कारण ये था कि सेलेस्टियल रेस के पैसे का एक बड़ा हिस्सा सम्राट तियांशु द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। लिन शेन को विशेष रूप से सम्राट तियांशु ने धन इकट्ठा करने में मदद करने के लिए चुना था, और केवल चीजियू ही नहीं, पूरी सेलेस्टियल रेस में शायद ही कुछ लोगों को लिन शेन के बारे में अच्छी धारणा थी। अगर इस बार लिन शेन दोष लेने के लिए नहीं आते तो वह लिन शेन को दूसरी नज़र से देखने की जहमत नहीं उठाता। उसके जैसे किसी व्यक्ति से बात करना तो दूर की बात है। सौभाग्य से लिन शेन काफ़ी ईमानदार था और उसने उन्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, इसलिए चीजियू कुछ भी कहने में बहुत आलसी था। बातचीत सुचारू रूप से चली। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वे चाहते थे, लेकिन कम से कम उन्होंने सभी स्वीकार्य सीमा के भीतर चर्चा की। अंत में यह मूल रूप से तय हो गया कि दिव्य जाति डीमन जनजाति को 7 ग्रह देकर अपनी दिव्य जाति का स्वागत करेगी। प्रतिनिधिमंडल के भीतर बातचीत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के चेहरे उपलब्धि की भावना से भरे हुए थे। इस बार डीमन जनजाति बहुत अधिक थी, लेकिन उन्होंने बार बार डीमन जनजाति की निचली रेखा को तोड़ दिया, अपनी मान को 11 ग्रहों से घटाकर मौजूदा 7 कर दिया, अंततः अपने लक्ष्य मूल्य तक पहुंच गए। यहां तक कि चीजियू को भी लगा कि उन्होंने आखिरकार डीमन जनजाति की कठोर हड्डी को कुतर दिया है। लॉर्ड लिन, बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, अब हम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। चीजियू ने सोचा कि लिन शेन का यहाँ होना अच्छा है, ताकि वह सीधे समझौते पर हस्ताक्षर कर सके। किस कीमत पर बातचीत हुई? लिन शेन, जो आलस से पानी का प्याला पकड़े हुए था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी होश आया हो, और उसने चीजियू की ओर देखकर पूछा। चीजियू ने अपने दिल में लिन शेन को बहुत तिरस्कृत किया, लेकिन फिर भी कहा, मेरे सभी सहयोगियों के प्रयासों के बाद अब हमें केवल 7 ग्रहों की कीमत चुकानी है, जिसमें यू स्टार, ब्लेजिंग स्टार आदि शामिल हैं, ताकि दिव्य प्रतिमा का स्वागत किया जा सके। आखिरकार हम ही डीमन जनजाति से पूछ रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से नुकसान में है। डीमन जनजाति बहुत दृढ़ थी। इस स्तर तक पहुंचना मेरे सभी सहयोगियों के लिए बहुत कठिन था, वास्तव में कोई छोटी उपलब्धि नहीं। अधिकारियों के एक समूह ने जल्दबाजी में कहा, सारा श्रेय लॉर्ड जीयू की रणनीतिक योजना को जाता है, जिसने हमें पैंतरेबाजी करने की जगह दी। लिन शेन ने उन्हें एक दूसरे की तारीफ करते हुए देखा, जैसे कि उन्होंने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। लिन शेन खड़ा हुआ और बातचीत की मेज पर चला गया। डीमन जनजाति के प्रतिनिधि ने पहले ही समझौते को प्रिंट करके लिन शेन के सामने रख दिया था, अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए केवल उसके हस्ताक्षर और मुहर का इंतजार कर रहा था। लिन शेन कुर्सी पर बैठ गया, उसे देखने के लिए मेज से समझौते को उठाया, फिर उसे वापस मेज पर रख दिया। जब सभी को लगा कि वह हस्ताक्षर करने वाला है, तो लिन शेन ने डीमन जनजाति के प्रतिनिधि को देखा और कहा, मुझे याद नहीं है कि यू, ब्लेजिंग और अन्य 5 बेस म्यूटेशन ग्रहों के लिए सेलेस्टियल डिवाइन स्टैच्यू का आदान प्रदान करने पर सहमति हुई थी। कमांडर लिन, आपका क्या मतलब है? क्या आप अपनी बात से पीछे हटने की योजना बना रहे हैं? डीमन जनजाति के अधिकारी ने तुरंत गुस्सा दिखाया और मेज पर जोर से मारा। लिन शेन, तुम क्या कर रहे हो? चीजियू गुस्सा और परेशान दोनों था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन इस समय परेशानी खड़ी करेगा। लिन शेन ने बस उसे अनदेखा किया और डीमन जनजाति के अधिकारी की ओर देखा। मुझे लगता है कि आप अपने वचन से पीछे हटना वाक्यांश को गलत समझ रहे हैं। सहमत होने के बाद समझौते से पीछे हटना इसका मतलब है? क्या मैंने कभी सहमति दी है? हमने अभी अभी आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ इस पर चर्चा की थी, लॉर्ड चीजियू। इसका क्या मतलब है? डीमन जनजाति के अधिकारी ने चीजियू पर भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से उन पर दबाव बनाने और उनके बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहा था। अगर आपने उनके साथ इस पर चर्चा की है तो उनके साथ हस्ताक्षर करें। लिन शेन ने चीजियू और अन्य अधिकारियों की ओर देखा। आप में से जिसने भी चर्चा की और सहमति व्यक्त की, आगे आकर हस्ताक्षर करें। लिन शेन, बहुत आगे मत जाओ। यदि आप दिव्य प्रतिमा की वापसी में गड़बड़ी करते हैं तो आप इसके परिणाम नहीं भुगत पाएंगे, चीजियू ने एक बदसूरत भाव के साथ कहा। यदि आप इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे तो आप हस्ताक्षर कर दें। लिन शेन ने चीजियू के सामने समझौते को आगे बढ़ाया। चीजियू ऐसी किसी बात पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस तरह का मामला निश्चित रूप से जनजाति के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, भले ही कुछ भी गलत न हुआ हो। यह उन्हें हंसी का पात्र या यहाँ तक कि दिव्य जाति का अपराधी बना देगा। वह उस दोष को नहीं ले सकता था। जो भी आप चाहें करें, चीजियू ने अपना मुंह बंद करते हुए गंभीरता से कहा। लॉर्ड ग्लेन, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूँ, बल्कि ऐसा है कि आपने मेरे साथ, मुख्य निर्णयकर्ता के साथ कीमत पर चर्चा नहीं की है। लिन शेन ने डीमन जनजाति के अधिकारी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लॉर्ड लिन, आपका वास्तव में क्या मतलब है? ग्लेन ने लिन शेन को घूरते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस मैं आपके साथ कीमत पर ठीक से चर्चा करना चाहता हूँ, लिन शेन ने कहा। 7 बेस म्यूटेशन ग्रह पहले से ही हमारी अंतिम सीमा है, हम इससे कम की पेशकश नहीं कर सकते, ग्लेन ने दृढ़ता से जोर दिया। अच्छा, मैं सीधे सादे लोगों की सराहना करता हूँ।
चूंकि ऐसा ही है तो चलिए इसे छोड़ देते हैं, लिन शेन ने कहा और वह जाने की तैयारी करते हुए उठ खड़ा हुआ। रुको, लॉर्ड लिन, तुम्हारा क्या मतलब है? आप ही हैं जो दिव्य प्रतिमा खरीदना चाहते हैं और अब आप इस पर वापस जाना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ, डीमन जनजाति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ग्लेन ने गुस्से से कहा। मैं वास्तव में दिव्य प्रतिमा खरीदना चाहता हूं और मैं ईमानदारी से आपसे इस पर चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन क्या आपने अभी नहीं कहा कि हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? लिन शेन ने पीछे मुड़कर ग्लेन की ओर देखा। ग्लेन ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा। लॉर्ड लिन, 7 बेस म्यूटेशन ग्रह पहले से ही मेरे जनजाति के लिए अंतिम सीमा है और मेरा अधिकार इससे आगे नहीं जाता। हम इससे कम की पेशकश नहीं कर सकते। चूंकि आपका अधिकार केवल इतनी ही दूर तक जाता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उच्च अधिकारी से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि मेरा अंतिम लक्ष्य दिव्य प्रतिमा को हन्यंग, क्यानलियू और यानबो के साथ बदलना है, लिन शेन ने कहा। लिन शेन के बयान से दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? केवल ये 3 ग्रह, आपको उन्हें दिव्य प्रतिमा के बदले में देने का अधिकार किस बात से मिला? आप न केवल हमारे डीमन जनजाति का अपमान कर रहे हैं, बल्कि दिव्य जाति की दिव्य प्रतिमा का भी अपमान कर रहे हैं, जो दिव्य जाति की एक पवित्र कलाकृति है। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि यह केवल इन 3 बेकार ग्रहों के लायक है? ग्लेन बेहद उत्तेजित थे। चूंकि आप सभी को लगता है कि यह अनुपयुक्त है, तो लेन देन को केवल रद्द ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम खरीदना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप बेच नहीं रहे हैं, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। यदि आप नहीं खरीदते हैं तो बहुत से अन्य लोग खरीदेंगे। जियूयू समूह अभी भी कतार में इंतजार कर रहा है और हमें जरूरी नहीं कि दिव्य जाति को ही बेचना पड़े, ग्लेन ने ठंडे स्वर में कहा। ये हमें ठीक लगता है, फिर तियान जियूयू को बेच दें, लिन शेन ने कहा और जाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने अनिच्छा का कोई संकेत नहीं दिखाया। भगवान, हमारे मिशन को मत भूलना। ची जियू हैरान था, उसे यकीन नहीं था कि लिन शेन वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा था। ... उन्होंने बहुत देर तक बात की थी और डीमन जनजाति ने केवल 7 ग्रहों को छोड़ने पर सहमति जताई थी। अब लिन शेन ने अचानक इसे घटाकर 3 कर दिया था और इसके अलावा 3 ग्रह अपेक्षाकृत कम संसाधनों वाले थे। डीमन जनजाति संभवतः कैसे सहमत हो सकती थी? यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खुद ही हस्ताक्षर करें, लिन शेन ने बिना अपना सिर घुमाए कहा और वह चला गया। ये देखकर ग्लेन को एहसास हुआ कि लिन शेन वास्तव में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था और वह कुछ पल के लिए विचारों में खो गया। वह शाक्सुन जनरल का विश्वासपात्र था और विवरण जानता था। दिव्य प्रतिमा का मूल्य तब था जब इसे दिव्य जाति को बेचा जाता, अन्यथा ये बेकार थी। ये भी शाक्सुन जनरल की बुद्धिमत्ता के कारण ही था कि वह जानता था कि सेलेस्टियल रेस की अंतिम सीमा क्या है, और जब तक वे 7 ग्रहों तक नहीं पहुंच गए तब तक वे बेरहमी से उससे चिपके रहे। अरे, तियान जियूयू की बुद्धिमत्ता गलत थी। ग्लेन ने मन ही मन को कोसा, लेकिन उसके पास लिन शेन को पुकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लॉर्ड लिन, कृपया रुकें, आपकी कीमत वास्तव में बहुत कम है। ये हमारी अंतिम सीमा से परे है, शायद हम आगे बातचीत कर सकें। लिन शेन रुक गए और दरवाजे के पास खड़े होकर बोले, लॉर्ड ग्लेन, मैं भी आपको बता सकता हूं कि सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा के लिए मेरी अंतिम सीमा वे 3 ग्रह हैं। अगर यह स्वीकार्य है तो हम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आगे बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वापस आकर अभी रिपोर्ट करेंगे। मेरा अधिकार केवल इतनी ही दूर तक है और मैं यही मदद कर सकता हूं। ग्लेन की अभिव्यक्ति अस्थिर थी। उसने लिन शेन की आंखों से यह समझने की कोशिश की कि क्या वह झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बता सका, केवल चीजियो और सेलेस्टियल रेस के अन्य अधिकारियों के चिंतित भावों को देखकर। एक पल के लिए झिझकने के बाद ग्लेन ने लिन शेन से कहा, लॉर्ड लिन, कृपया एक पल रुकें। ठीक है, लिन शेन ने सिर हिलाया, लेकिन लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे कि किसी भी क्षण जाने के लिए तैयार हो। ग्लेन सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद वह वापस अंदर आया। लॉर्ड लिन, वास्तव में क्या हम इस पर आगे चर्चा नहीं कर सकते? आपने जो कीमत पेश की है वह वास्तव में बहुत कम है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ग्लेन ने एक आह भरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह लेन देन को छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे खेद है, मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता। लिन शेन ने भी आह भरी, फिर जाने के लिए तैयार हो गया। लॉर्ड लिन, क्या आप अपना वचन निभाते हैं? तुम इस पर पीछे नहीं हटोगे, है न? ग्लेन के शब्दों ने चीजियो और सेलेस्टियल रेस के अन्य अधिकारियों को चौंका दिया। डीमन जनजाति लिन शेन के अपमानजनक प्रस्ताव से सहमत दिख रही थी। बेशक, मेरा वचन ही मेरा बंधन है, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, डीमन और सेलेस्टियल रेस के बीच दोस्ती के लिए चलो तुम्हारी कीमत पर सहमत हो जाते हैं। हमारी जनजातियां अपनी दोस्ती बनाए रखें। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। ग्लेन ने एक नया समझौता निकाला और उसे मेज पर रख दिया। लिन शेन मुस्कुराए, जिससे चीजियो और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए, जो जल्दी से समझौते को देखने के लिए मेज के पास पहुंचे। जैसी कि उम्मीद थी, सामग्री बदलकर लिन शेन द्वारा बताए गए 3 ग्रहों में बदल गई थी।
ये कैसे संभव है? सेलेस्टियल रेस के अधिकारी अचंभित थे। लिन शेन वापस लौटे, कलम उठाए और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुए। लॉर्ड लिन, नहीं, ची जियू ने अचानक लिन शेन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। अब तक ची जियू को एहसास हो गया था कि इसमें कोई चाल जरूर है, अन्यथा दीमन जनजाति संभवतः लिन शेन के अनुचित प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सकती थी। ची जियू लिन शेन के लापरवाह कार्यों के लिए आभारी थी, अन्यथा उन्हें 7 ग्रह देने पड़ते। हालांकि अगर कुछ गलत हुआ तो लिन शेन को ही दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन ये 7 ग्रह जो संसाधन पैदा कर सकते थे वे खगोलीय थे, जो एक सेना के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। भले ही उसे दोषी न ठहराया जाए, लेकिन वह नहीं चाहता था कि दीमन जनजाति को ऐसा लाभ मिले, न ही वह उनके जाल में फंसना चाहता था। लॉर्ड लिन, क्या अब आप मुकरने जा रहे हैं? ग्लेन ने उदास होकर कहा। मैंने पहले ही कह दिया है, अगर मैंने कहा है तो मैं इसका पालन करूंगा, लिन शेन ने जवाब दिया। ग्लेन का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर ची जियू ने लिन शेन के कान के पास जाकर कहा, लॉर्ड लिन, यहाँ एक समस्या है, आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते। डिप्टी चीफ जियू, आपने मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, अब आप मुझे हस्ताक्षर न करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ कौन प्रभारी है, आप या मैं? लिन शेन ने उदासीनता से कहा। आप? ची जियू क्रोधित हो गया, उसने शायद ही कभी लिन शेन के दृष्टिकोण पर विचार किया था और अब इस रवैये का सामना कर रहा था। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया, समझौते पर अपना नाम हस्ताक्षर किया, अपनी मुहर लगाई और समझौते को अंतिम रूप दिया। पार्टियों ने समझौतों का आदान प्रदान किया, फिर से हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और एक और समझौते को अंतिम रूप दिया। ची जियू इतना उत्तेजित था कि उसे लिन शेन बेतुका लगा। क्या तुम सच में मरने के लिए इतने उत्सुक हो? ची जियू को लगा कि लिन शेन के लौटने के बाद वह जीवित नहीं बचेगा, उसे तीनों ग्रहों पर दया आ रही थी। सौभाग्य से वे 3 ग्रह 7 में से कमतर थे, इसलिए अन्य 4 को बनाए रखना कुछ हद तक सांत्वना देने वाला था। लेकिन लिन शेन के लिए अपनी वापसी पर वह निश्चित रूप से बर्बाद हो गया था, और ची जियू को लगा कि उस दिव्य प्रतिमा के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या होनी चाहिए। लॉर्ड लिन वास्तव में अपने वचन के पक्के आदमी हैं। ग्लेन बहुत खुश थे, हालांकि उन्हें उम्मीद से बहुत कम मिला था। लेकिन 3 बेस म्यूटेशन ग्रहों के लिए एक नकली दिव्य प्रतिमा का आदान प्रदान करना अभी भी बहुत लाभदायक था। अपनी बात पर कायम रहना और समझौतों का सम्मान करना ऐसे गुण हैं जो हर किसी में होने चाहिए, और मुझे लगता है कि कुलीन वर्ग भी इसका अपवाद नहीं है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, हमारी दीमन जनजाति समझौतों की भावना को बहुत महत्व देती है। ग्लेन ने बार बार सिर हिलाया, मन ही मन सोचा, ये किस तरह का शुद्ध मूर्ख है, बिल्कुल देवताओं से मिले दिव्य उपहार की तरह। उसने सोचा था कि आज का समझौता सफल नहीं होगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए दूसरे पक्ष ने वास्तव में हस्ताक्षर किए थे, और लिन शेन ने बारीकियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, केवल कीमत पर बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित किया था। तो कृपया हस्तांतरण को पूरा करने के लिए दिव्य प्रतिमा को बाहर लाएं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्लेन की आंखों में लिन शेन की मुस्कान बेहद आनंददायक दिखाई दी, जैसे आसमान से गिरता हुआ लाल लिफाफा। बेशक, दिव्य प्रतिमा लेकर आओ, ग्लेन ने लिन शेन की ओर देखा। भगवान लिन, जहां तक आकाशीय संधि की बात है, इसे सौंप दो। लिन शेन ने अपना हाथ ची जियू की ओर बढ़ाया। इस समय इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था, और ची जियू की अनिश्चितता का मुख्य कारण ये पता लगाना नहीं था कि क्या वास्तव में दिव्य प्रतिमा के साथ कोई समस्या थी। इसलिए उसने खुद कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि लिन शेन को दोष लेना था, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए निराशा में उन 3 ग्रहों के लिए ग्रहीय संधियों को लिन शेन को सौंप दिया। लिन शेन ने ग्रहों की संधियों को अपने हाथ में लिया और फिर उन्हें ग्लेन के सामने लाया। ग्लेन ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लिन शेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और हल्के से कहा, कैश ऑन डिलीवरी। कृपया इसे गंभीरता से लें। बेशक, ग्लेन ने किसी से आकाशीय दिव्य प्रतिमा लाने का आग्रह किया। जल्द ही दिव्य प्रतिमा को उसके आसन सहित धकेलकर लिन शेन के सामने रख दिया गया। लॉर्ड ग्लेन, क्या ये वही दिव्य प्रतिमा है जिसे हमने पहले सत्यापित किया था? लिन शेन ने प्रतिमा को देखते हुए पूछा। बेशक, हम दीमन जनजाति के लोग एक ऐसी जाति हैं जो ईमानदारी को महत्व देते हैं और कभी भी धोखे में नहीं पड़ेंगे। लॉर्ड लिन, आप इसे सत्यापित करवा सकते हैं, ग्लेन ने आत्मविश्वास से कहा। यह निश्चित रूप से उनकी पहले से सत्यापित प्रतिमा थी, क्योंकि यह वास्तव में नकली थी, इसलिए वे इसे बदलने की जहमत क्यों उठाएंगे? प्रतिमा अमर जीवन आधार से रूपांतरित है ना? लिन शेन ने फिर ग्लेन से पूछा। बिल्कुल, ये वास्तव में दिव्य जाति के अमर जीवन आधार से रूपांतरित वस्तु है। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी अन्य जाति दिव्य जाति के अलावा इस तरह के जीवन आधार को जन्म नहीं दे सकती है, ग्लेन ने हंसते हुए कहा। ची जियू ने एक पल सोचा और ब्लू आई मास्टर को फिर से सत्यापित करने के लिए बुलाने का फैसला किया, ताकि पता चल सके कि कोई समस्या पाई जा सकती है या नहीं।
हालांकि वह यह भी जानता था कि किसी भी नए मुद्दे की खोज होने की संभावना नहीं है और इस समय दीमन जनजाति के धोखे में शामिल होने की संभावना नहीं है, लेकिन क्या होगा? उसे यह नहीं पता था कि लिन शेन उसे यह मौका भी नहीं देगा। जैसे ही लिन शेन दिव्य प्रतिमा के पास पहुंचा, उसने कहा, मुझे कुलीनता की ईमानदारी पर भरोसा है। एक सामान्य नज़र ही पर्याप्त होगी, आगे सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। ची जियू का चेहरा झुंझलाहट में मुड़ गया, लेकिन ग्लेन काफी खुश था। उसने लिन शेन को अंगूठा दिखाया। लॉर्ड लिन एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, हमारे दीमन जनजाति को सीधे सादे लोग पसंद हैं। आप हमेशा हमारे जनजाति के दोस्त हैं। मुझे भी दीमन जनजाति से बहुत लगाव है और मैं आपके कुलीनता के साथ एक स्थायी दोस्ती बनाए रखने की उम्मीद करता हूं, लिन शेन ने प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहा। ग्लेन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसने लिन शेन के हाव भाव बदलते देखे। लिन शेन ने तेजी से मुड़कर अपना चेहरा कठोर करते हुए ग्लेन को घूरते हुए पूछा, लॉर्ड ग्लेन, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? ग्लेन हैरान रह गया, लिन शेन के निहितार्थ को समझ नहीं पाया। ये वह मूर्ति नहीं है जिसकी हमने पहले पुष्टि की थी। लिन शेन के ये शब्द कहते ही दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। असंभव, ये वह दिव्य मूर्ति है। ग्लेन ने जल्दी से मूर्ति की बारीकी से जांच की और कोई समस्या नहीं पाई। यह नहीं है। लिन शेन ने अपना चेहरा ठंडा रखा और केवल 2 शब्द बोले। लिन शेन को इतना आश्वस्त देखकर ग्लेन भी असहज महसूस करने लगा और जल्दी से किसी को इसकी पुष्टि करने के लिए बुलाया। परिणाम ने तुरंत पुष्टि की कि यह वास्तव में दिव्य मूर्ति थी। लॉर्ड लिन, आप मुकरने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? ग्लेन का स्वर भी ठंडा पड़ गया। समझौता पूरा हो चुका है, अब पीछे हटना अक्षम्य है। लिन शेन ने ग्लेन की बात को नज़रअंदाज किया, मूर्ति के पास गया और उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, लॉर्ड ग्लेन, मूर्ति अमर के जीवन आधार से रूपांतरित की गई है, सही है? बिल्कुल, ग्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हालांकि ये दिव्य मूर्ति नकली थी, लेकिन यह वास्तव में स्वर्गीय जाति के अमर जीवन आधार से रूपांतरित की गई थी, न कि जाति के पहले अमर से। हमारी स्वर्गीय जाति के जीवन आधार का पहला अमर प्रकाश का दूत है। प्रकाश के दूत के पंख, जिन्हें प्रकाश के पंख कहा जाता है, प्रकाश की किरणों की तरह महीन पंख होते हैं। ये पंख बालों के रेशों की तरह मोटे होते हैं, उस मूर्ति की तरह बिल्कुल नहीं जिसे हमने उस दिन देखा था, लिन शेन ने कहा। जीवन आधार ने आध्यात्मिकता को, जो अंतहीन वर्षों से नष्ट हो रही है, जीवाश्मों से लगभग अप्रभेद्य बना दिया है। बनावट का खुरदरा हो जाना सामान्य बात है, ग्लेन ने समझाया। लेकिन आप इस तथ्य को कैसे समझाएंगे कि प्रकाश के देवदूत की उंगलियां इतनी नाजुक हैं? लिन शेन ने आगे कहा। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का देवदूत एक योद्धा देवदूत है, जो शक्ति का प्रतीक है और इसके अलावा पुरुषत्व का प्रतीक है। उंगलियां मजबूत और लंबी होनी चाहिए, लेकिन ये उंगलियां स्पष्ट रूप से अधिक नाजुक हैं। ग्लेन समझाना चाहता था, लेकिन लिन शेन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे उन मुद्दों की ओर इशारा किया जिनका उल्लेख के ने पहले किया था। ची जियू और अन्य लोग दंग रह गए। उन्होंने पहले इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था, या ये कहा जा सकता है कि दिव्य प्रतिमा के बारे में उनकी समझ बहुत सीमित थी। केवल दस्तावेजों, सामग्रियों और उन पुनर्स्थापना छवियों पर भरोसा करते हुए ऐसी समस्याओं को समझना असंभव था। आखिरकार, वर्षों के क्षरण के बाद दिव्य प्रतिमा में सूक्ष्म परिवर्तन से बचना मुश्किल था। दीमन जनजाति इन समस्याओं की पहचान कर पाई क्योंकि उनके पास असली और नकली दोनों तरह की दिव्य प्रतिमाएं थीं, जिससे उन्हें तुलना के बाद इन सूक्ष्म विसंगतियों का पता लगाने में मदद मिली। दिव्य प्रतिमा में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, लॉर्ड लिन। आपने इन समस्याओं का पहले उल्लेख क्यों नहीं किया? जब आपने पहले इसका मूल्यांकन किया था, तो ये बिल्कुल यही दिव्य प्रतिमा थी, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई समस्या है, तो यह इसलिए है क्योंकि आपने इसका स्पष्ट मूल्यांकन नहीं किया। ग्लेन ने कुछ हद तक उन्मत्त होकर कहा, उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से कोई विचार नहीं था। लॉर्ड ग्लेन, अगर आपकी दीमन जनजाति लोगों को धोखा देने जा रही है और खंभों के लिए बीम बदलने जैसी चालें चल रही है, तो आपको कम से कम इसे विश्वसनीय बनाना चाहिए। क्या आप हमें ऐसी वस्तु थमाकर मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं? लिन शेन ने ठंडे स्वर में कहा। लॉर्ड लिन, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से असली दिव्य प्रतिमा है। ये तुम्हारे साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कैसे हो रहा है? ग्लेन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, ये कभी स्वीकार न करने का दृढ़ निश्चय किया, और भी अधिक इसलिए क्योंकि उसने इसे बदला नहीं था। यह अमर के जीवन आधार का एक परिवर्तन है न? लिन शेन ने फिर पूछा। भगवान लिन, मुझे आपको कितनी बार बताना होगा? यह अमर के जीवन आधार का एक परिवर्तन है, वास्तविक दिव्य प्रतिमा। ग्लेन निश्चित रूप से पुष्टि कर सकता था। ठीक है। लिन शेन ने दिव्य प्रतिमा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसकी उंगलियां उसे छूती हैं, तो वह सड़ते हुए पत्थर की तरह टूट जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है, जो तुरंत मलबे में बदल जाती है। क्या इसे आप अमर के जीवन आधार से अमर आकार की दिव्य प्रतिमा कहते हैं? लिन शेन ने मलबे को जमीन पर फेंक दिया और फिर दिव्य प्रतिमा को फिर से पकड़ लिया।
उसके हाथों में ये वास्तव में मलबे की तरह था, आसानी से टुकड़ों में बिखर रहा था। क्या यह आपकी दीमन जनजाति की ईमानदारी की परिभाषा है? हर कोई स्तब्ध था और ग्लेन का मुंह खुला रह गया। लिनशेन द्वारा अविश्वसनीय रूप से नष्ट की जा रही दिव्य प्रतिमा को देखकर यहाँ तक कि संदेह होने लगा कि क्या प्रतिमा वास्तव में बदली गई थी। लिनशेन का गुस्सा बढ़ता गया और उसके हाथ के एक थप्पड़ से दिव्य प्रतिमा तुरंत जमीन पर बिखर गई। लॉर्ड ग्लेन, अगर आपकी दीमन जनजाति लोगों को धोखा देना चाहती है तो क्या आप कम से कम इसके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? क्या आप सभी के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? लिनशेन गुस्से से चिल्लाया। ग्लेन स्तब्ध था और चीजियू भी, किसी ने भी ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं की थी। लिनशेन स्पष्ट रूप से अमर नहीं था, अगर वह अमर होता भी तो वह अमर जीवन आधार को टोफू की तरह नहीं तोड़ सकता था। आओ, कोई मूल्यांकन करो। ग्लेन घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग साफ था। उसने जल्दी से किसी को बुलाकर मूल्यांकन करने के लिए कहा। लेकिन मूल्यांकन की कोई जरूरत नहीं थी। दीमन जनजाति के किसी व्यक्ति ने एक टुकड़ा उठाया और वह चुटकी बजाते ही मलबे में बदल गया। ऐसी बनावट निश्चित रूप से अमर जीवन आधार का रूपांतरण नहीं हो सकती। अचानक माहौल बेहद भयानक हो गया और ग्लेन और अन्य लोगों के माथे से लगातार ठंडा पसीना टपक रहा था। लॉर्ड ग्लेन, कृपया अपने कबीले को हमें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें। हमने दिव्य प्रतिमा के लिए एक ग्रह का व्यापार किया, लेकिन आपने इसे नकली के साथ बदल दिया। हम दिव्य जाति के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि हमें आसानी से धमकाया जा सकता है। लिनशेन ने ग्लेन को जोरदार तरीके से डांटा, जबकि उसकी निगाह चीजियू की ओर चली गई। आखिरकार सदमे से उबरते हुए चीजियू ने लिनशेन को एक जटिल भाव से देखा और फिर ग्लेन के सामने खड़ा हो गया। ऐसे घृणित कार्य, मेरी दिव्य जाति का अपमान करते हुए। अगर दीमन जनजाति हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती तो मेरी जाति इसे हल्के में नहीं जाने देगी। लेन देन पूरा करे। दूत समूह के अधिकारियों की कठोर आलोचनाओं का सामना करते हुए ग्लेन अभिभूत हो गया और उसके पास शब्द नहीं थे। ग्लेन की नज़र लिनशेन पर पड़ी, जो अब पीछे आराम से बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं था, और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह असली मूर्ख था। हालांकि उसे नहीं पता था कि नकली दिव्य प्रतिमा क्यों टूट गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि लिनशेन को पता था कि यह नकली है। अन्यथा लिनशेन नकली दिव्य प्रतिमा के साथ मुद्दों के बारे में बात करने में सक्षम नहीं होता। लिनशेन ने जो कुछ भी कहा वह वास्तविक दिव्य प्रतिमा से बिल्कुल मेल खाता था, जाहिर तौर पर पूर्व नियोजित। हालांकि वह जानता था कि दिव्य प्रतिमा नकली थी, फिर भी उसने मूल्यांकन के दौरान कुछ नहीं कहा। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अचानक इस पर बात करने का इंतजार किया। लानत है। तब ग्लेन को एहसास हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लिनशेन ने जो हंगामा किया वह परेशान करने वाला था। अगर उसने लिनशेन को पहले ही रोक दिया होता और उसे नकली दिव्य प्रतिमा को नष्ट नहीं करने दिया होता तो शायद हालात बदलने का मौका मिल जाता। ... लेकिन अब जब नकली दिव्य प्रतिमा नष्ट हो गई थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई सबूत नहीं बचा है। हालांकि दोनों पक्ष जो चाहे कह सकते थे, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि ऐसी घटिया चीज असली दिव्य प्रतिमा थी। ग्लेन अपने दिल में बहुत पछता रहा था। लिनशेन को कम आंकने और लिनशेन को दिव्य प्रतिमा को छूने देने के लिए खुद को दोषी मान रहा था। उस आदमी ने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर साजिश रची। ग्लेन ने लिनशेन को बुरी तरह घूरते हुए जोर से चिल्लाया, तुम ही हो जिन्होंने दिव्य प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है, और मैंने अभी तक मुआवजा भी नहीं मांगा है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं भुगतान करूं। मुझे क्यों करना चाहिए? ठीक है, तुम चाहते हो कि हम मुआवजा दें, है न? हम अपनी कलाकृतियों से तुम्हें मुआवजा देंगे, हमें असली दिव्य प्रतिमा दो, चीजियू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। टकराव फिर से बहस में बदल गया और ग्लेन को पता था कि वह अब स्थिति को हल नहीं कर सकता और उसे फिर से बैठक कक्ष से बाहर निकलकर शाक्सुन जनरल को रिपोर्ट करना पड़ा। उस समय शाक्सुन जनरल तियान जियू के साथ दूसरी तरफ से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार जब दीमन जनजाति ने सेलेस्टियल रेस से प्लांट पैक्ट हासिल कर लिया तो वे आखिरकार असली सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा को तियान जियू को दे सकते थे। तब तक सेलेस्टियल रेस एक नकली सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा और तियान जियू के कब्जे में दिखाई देने वाली वैध सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा पर एक भाग्य खर्च कर चुकी थी। सम्राट तियानशु ने अपना सम्मान और पैसा खो दिया और तुरंत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मजाक बन गया, जो जातियों के बीच लंबी गपशप का विषय बन गया। लिनशेन वास्तव में एक चालाक व्यक्ति है जो आखिरी समय में बातचीत कर रहा है और सेलेस्टियल रेस को 4 ग्रह कम भुगतान करवा रहा है। शाक्सुन जनरल स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था और यहां तक कि तियान जियू को दोषी ठहराते हुए ये संकेत दे रहा था कि उसकी बुद्धिमत्ता गलत थी। ये बस थोड़ी सी चतुराई है, लेकिन अंत में ये सब आपकी गणना के अंतर्गत आता है, मेरे जनरल। चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह नकली दिव्य प्रतिमा होगी, तियान जियू ने कहा। उसके शब्द शाक्सुन के लिए चापलूसी भरे थे, लेकिन वे शाक्सुन को ये भी याद दिला रहे थे कि यह वही था जिसने धोखेबाज दिव्य प्रतिमा को बाहर निकाला था। उसकी अविभाज्य नकली के बिना और दिव्य जाति की इसे पहचानने में असमर्थता के बिना योजना को क्रियान्वित करना मुश्किल होता।
इससे पहले कि शाक्सुन जनरल कुछ कह पाता, संचारक अचानक बज उठा और ये देखकर कि यह ग्लेन का फोन था, शाक्सुन ने उत्तर दिया, ये सोचकर कि ग्लेन ने सौदा अंतिम रूप दे दिया है। जनरल, कोई समस्या हो गई है, ग्लेन ने परेशान भाव से कहा। क्या बात है? क्या उस मानव बच्चे ने सौदा त्याग दिया? क्या उसने हस्ताक्षर नहीं किए? शाक्सुन ने भौहें सिकुड़ी। नहीं, उसने हस्ताक्षर किए, ग्लेन ने उत्तर दिया। ये सुनकर कि हस्ताक्षर हो गए हैं, शाक्सुन और तियान जियोयू दोनों ने राहत की सांस ली। जब तक समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे तब तक यही मायने रखता था। उसने दिव्य प्रतिमा में कोई समस्या खोजी? शाक्सुन ने उदासीनता से पूछा। भले ही दूसरे पक्ष ने कोई समस्या खोज ली हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जब तक कि उन्होंने समस्या को स्वीकार नहीं किया। दिव्य जाति ने खुद ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिला। लिन शेन ने कहा कि हमने जो प्रतिमा निकाली है वह वही नहीं है जिसे उन्होंने प्रमाणित किया है, ग्लेन ने जल्दबाजी में कहा। क्या उन्होंने कहा कि यह अलग है? क्या आप उनके पिछले प्रमाणीकरण से रिकॉर्डिंग निकालकर सीधे तुलना नहीं कर सकते? जब तक ये वही प्रतिमा है जिसे उन्होंने आखिरी बार प्रमाणित किया था, भले ही यह नकली हो, फिर भी उन्हें इसे स्वीकार करना होगा, शाक्सुन ने ठंडे स्वर में कहा। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। ग्लेन का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। लिन शेन ने दिव्य प्रतिमा को टुकड़ों में तोड़ दिया। कितना बेतुका! दिव्य जाति ने डीमैन जनजाति के क्षेत्र में इतनी बेशर्मी से काम करने की हिम्मत की, वे मौत को दावत दे रहे हैं, शाक्सन ने गुस्से में चिल्लाया। उन्होंने हमला नहीं किया, ग्लेन ने सख्ती से कहा। अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो दिव्य प्रतिमा कैसे टूट गई? शाक्सन ने चौंकते हुए पूछा। ये तो बस एक मामूली थप्पड़ से टोफू के अवशेषों की तरह टुकड़ों में टूट गई। जनरल, क्या हमारी दिव्य प्रतिमा में कोई समस्या हो सकती है? क्या हम गलत मूर्ति लाए हैं? नहीं तो ये छूने पर कैसे टूट सकती है? ग्लेन ने कहा। शाक्सुन और तियान जियो दोनों ही स्तब्ध थे। यह एक सामान्य थप्पड़ से कैसे टूट सकता है? हालांकि यह नकली था, लेकिन इसे अमर जीवन आधार से रूपांतरित किया गया था। पहले सेलेस्टियल अमर के जीवन आधार से न होने के अलावा ये वास्तव में असली चीज से बहुत अलग नहीं था। ये टोफू से नहीं बना था, इसलिए ये छूने पर टोफू के अवशेषों में कैसे बिखर सकता है? यहाँ तक कि लिन शेन, एक निर्वाण प्राणी, भी ऐसा नहीं कर सकता था, और साधारण अमर लोगों के लिए उस हद तक ऐसा करना मुश्किल होगा। एक स्पर्श से टूट गया, बिना किसी कौशल का उपयोग किए। निर्वाण की शक्ति का कोई उपयोग नहीं? शाक्सुन ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। नहीं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, बस एक नंगे हाथ से थप्पड़ मारा गया था जिसने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। जब इसे पकड़ा गया तो यह मलबे में बिखर गया। हमारे लोगों ने भी जांच की, सामग्री छूने पर टूट जाती है, ये निश्चित रूप से अमर पदार्थ नहीं है, ग्लेन ने समझाया। तियान जियोयू, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा कि नकली दिव्य प्रतिमा भी एक प्राचीन दिव्य अमर जीवन आधार से रूपांतरित की गई थी? ये छूने पर कैसे टूट सकती है? शाक्सन ने तियान जियोयू की ओर रुख किया। यह असंभव है, यह एक अमर के जीवन आधार से रूपांतरित किया गया है। अगर कोई सामान्य अमर इसे पूरी ताकत से भी मारे तो भी यह टूटेगा नहीं, जैसा कि उसने बताया है। ये टोफू के टुकड़ों में बिखरने की बात ही छोड़िए। लिन शेन हमें धोखा दे रहा होगा। तियान जियोयू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। तो फिर मेरे लिए एक चाल चलो, बिना किसी कौशल या निर्वाण की शक्ति के उपयोग के एक निर्वाण प्राणी को अमर जीवन आधार को केवल छूने से मलबे में कैसे बदल दिया जाए। शाक्सुन ने ठंडी सांस ली। जनरल, कृपया धैर्य रखें, कोई कारण अवश्य होगा। हमें पहले इसकी गहन जांच करनी होगी, तियान जियोयू ने कहा। शाक्सुन ने उसे अनदेखा करते हुए ग्लेन की ओर मुड़ते हुए कहा, लिन शेन ने क्या कहा? वे जोर देते हैं कि यह वह दिव्य प्रतिमा नहीं है जिसे उन्होंने उस दिन प्रमाणित किया था, और मांग करते हैं कि हम असली प्रतिमा सौंप दें जिसे उन्होंने प्रमाणित किया था, या फिर समझौते के अनुसार दंड शुल्क का 3 गुना वापस करें, ग्लेन ने कहा और पूछा। जनरल, अब हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? उन्हें असली दिव्य प्रतिमा दें और लेन देन पूरा करें, शाक्सुन ने उत्तर दिया। जनरल, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बीच एक समझौता है, असली दिव्य प्रतिमा मुझे बेची जानी थी। तियान जियोयू ने चौंकते हुए कहा, जल्दी से उसे रोकने के लिए उठ खड़ा हुआ। आपने जो दिव्य प्रतिमा लाई थी वह पकड़ी गई, यह आपके कौशल की कमी है। तुम हार गए, इसलिए तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी, शाक्सुन ने गंभीरता से कहा। यदि तुम्हें दिव्य प्रतिमा चाहिए तो पहले तिगुनी दंड फीस चुकाओ, फिर हम व्यापार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तियान जियोयू तुरंत चुप हो गया। तिगुनी फीस 9 बेस म्यूटेशन ग्रहों के बराबर थी, साथ ही दिव्य प्रतिमा खरीदने के लिए संसाधन भी। इतनी बड़ी रकम, अगर वह इसे वहन कर सकता तो उसे ये चालें चलने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतरिक्ष यान का अपहरण कर लिया गया है। ची जियो और पूरे प्रतिनिधिमंडल को लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं।
डीमन जनजाति ने वास्तव में कहा था कि वे गलत दिव्य प्रतिमा लाए थे और फिर एक पुरानी जर्जर दिव्य प्रतिमा लाए। दिव्य जाति के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद न केवल प्रतिमा दिव्य प्रतिमाओं के मानकों को पूरा करती थी, बल्कि लिन शेन द्वारा बताए गए सभी बिंदु एक एक करके मेल खाते थे, चाहे वे इसे कैसे भी देखें। यह असली लग रहा था। हालांकि वे अभी भी निश्चित होने की हिम्मत नहीं कर पाए और सभी ने अपनी निगाहें लिन शेन पर घुमा लीं। लेकिन डीमन जनजाति के लोग लिन शेन की रखवाली कर रहे थे जैसे कि वे किसी चोर से पहरा दे रहे हों, और बस उसे मूर्ति को छूने नहीं दिया। ओमाइक्रॉन जियो से हर बार जब लिन शेन दिव्य प्रतिमा के थोड़ा करीब पहुंचता था तो वह ग्लेन और अन्य लोगों को डराकर पसीने से तर कर देता था, जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता था, इस डर से कि वह प्रतिमा को फिर से तोड़ देगा। यह एक असली दिव्य प्रतिमा थी और अगर यह फिर से टूट जाती तो वे तीसरी प्रतिमा नहीं बना सकते थे। कोई भी उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता था। ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए चलो हैंडओवर शुरू करते हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ हट गया। ग्लेन ने राहत की एक लंबी सांस ली और सेलेस्टियल रेस के प्रतिनिधियों के साथ हैंडओवर पूरा करते समय मुस्कुराने की कोशिश की। ची जियू और अन्य लोगों ने हैंडओवर की प्रक्रिया को ऐसे पूरा किया जैसे कि वे नींद में चल रहे हों। ची जियू, जिसे प्रभारी होना चाहिए था, एक प्रशिक्षु की तरह लग रहा था जिसने अभी तक अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था, हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लिन शेन के हाव भाव की जांच करता था। जब तक हस्तांतरण पूरा नहीं हो गया और दिव्य प्रतिमा को सीधे अंतरिक्ष यान पर नहीं ले जाया गया, तब तक ची जियू को कुछ हद तक अवास्तविक महसूस नहीं हुआ। क्या ये वास्तव में दिव्य प्रतिमा है? ची जियू अपने बगल में खड़े लिन शेन से पूछे बिना नहीं रह सका। यह असली होना चाहिए, है न? क्या आप सभी ने पहले ही इसका मूल्यांकन नहीं किया है? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ची जियू को अचानक समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। उसकी आंखों में आक्रोश का भाव था। उसे पहले ब्लू आई मास्टर और उसके मूल्यांकन पर काफी भरोसा था, लेकिन अब अगर लिन शेन ये कहते हैं कि यह चीज नकली है, तो वह वास्तव में ब्लू आई मास्टर और अन्य लोगों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि यह असली होना चाहिए, लिन शेन ने ची जियू की निगाहों के नीचे थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, और फिर कहा, इस बार हमने दिव्य प्रतिमा के बदले में केवल 3 ग्रहों का उपयोग किया। हमें मिशन को पूर्णता के साथ पूरा हुआ मानना चाहिए, है न? केवल पूर्णता ही नहीं, बल्कि अपेक्षाओं से बढ़कर। भगवान लिन के यहाँ होने का शुक्रिया, अन्यथा हम डीमन जनजाति के उन बेशर्म बदमाशों के झांसे में आ जाते, ची जियू ने कहा, बस ये सोचकर गुस्सा आ रहा था। लिन शेन को दोष देने के बावजूद अगर उन्होंने वास्तव में नकली के लिए 7 ग्रहों का आदान प्रदान किया होता तो हार की भावना असहनीय होती। बाद में विदेशी जातियों को परवाह नहीं होगी कि यह किसका हस्ताक्षर है। पूरी दिव्य जाति एक मजाक बन जाएगी। लिन शेन ने कहा, ये सभी के प्रयासों का परिणाम है। आपके तर्कपूर्ण और जोरदार तर्कों के बिना डीमन जनजाति आसानी से असली दिव्य प्रतिमा को नहीं छोड़ती। लिन शेन की ओर ची जियू की नज़र और भी अजीब हो गई। यह मानव वास्तव में इस समय ऐसी बातें कहने में सक्षम था जो उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि वह सारा श्रेय अकेले नहीं लेगा, नहीं वह उनकी गलतियों को उजागर करेगा। जब तक लिन शेन ने इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया, तब तक सेलेस्टियल रेस के उच्च अधिकारियों को बातचीत में उनके द्वारा की गई बेवकूफ़ी भरी बातों के बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था मानो एक बड़ी गलती पुण्य में बदल गई हो और लौटने पर परिणाम बहुत अलग होंगे। एक पल के लिए प्रतिनिधिमंडल के कई अधिकारियों का लिन शेन के प्रति रवैया बदल गया और अधिकांश अधिकारियों ने उनके प्रति कृतज्ञता की भावना महसूस की। लिन शेन पर उनकी नज़र अब पहले जैसी नहीं थी। डीन लिन, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, ची जियू ने शर्म से कहा। उसने केवल लिन शेन को दोषी ठहराने का इरादा किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन न केवल असली दिव्य प्रतिमा को वापस लाएगा, बल्कि इस प्रक्रिया में केवल 3 निम्न ग्रहों को भी भुगतान करेगा। इन तरीकों ने ची जियू को भी ऐसा महसूस कराया जैसे वह रोलर कोस्टर पर हो, यह अनुमान लगाने में असमर्थ कि आगे क्या होगा। उसे यह बिल्कुल समझ में नहीं आया। दूत प्रतिनिधिमंडल के अन्य अधिकारी लिन शेन के प्रति आधे विस्मय और आधे आभारी थे। सम्राट तियानशु के पक्ष में इस निकट मंत्री के प्रति जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर भी लिन शेन अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता था। अगर वह सौभाग्य से केके से नहीं मिला होता और उसे दिव्य की असली दिव्य प्रतिमा देखने के लिए नहीं ले जाया गया होता, तो वह ची जियू से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। आखिर यह केके कौन है? लिन शेन ने सोचा, कुछ संदेह पालते हुए, फिर भी उनकी पुष्टि करने में असमर्थ। उसने ऑनलाइन भी खोज की थी, लेकिन केके नामक इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, और यहाँ तक कि सेलेस्टियल नेट पर डीमन जनजाति के कुछ उल्लेखनीय और धनी युवाओं की तस्वीरें भी देखीं, फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। इस बीच डीमन स्टार पर इंपीरियल पैलेस के अंदर एक युवा नपुंसक डीमन जनजाति के छोटे सम्राट शाक्सुन शी को भोजन परोस रहा था। अगर लिन शेन वहां होता तो वह पहचान जाता कि डीमन जनजाति का ये छोटा सम्राट कोई और नहीं बल्कि केके ही था, जिससे वह प्रोजेक्शन हॉल में मिला था। महाराज, क्या आपके पास आज साझा करने के लिए कुछ खुशी है?
युवा नपुंसक ने पूछा, सम्राट को मुस्कुराते हुए, खाते हुए और यहाँ तक कि जोर से हंसते हुए देखकर ये जानने के लिए उत्सुक था कि भोजन करने में इतना मजेदार क्या हो सकता है। कुछ नहीं, मैं बस खुश महसूस कर रहा हूँ, छोटे सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को दबा नहीं पाया। वह वास्तव में बहुत खुश था, सिंहासन पर चढ़ने के बाद से आज जितना खुश उसने कभी महसूस नहीं किया था। इतने सालों के बाद आखिरकार उसे अपनी पहली जीत मिली, आखिरकार उस व्यक्ति पर एक जीत हासिल की। तियान जियू और उस बूढ़े चोर के बीच गठबंधन में दरार आ गई है। यू स्टार और ब्लेजिंग स्टार बूढ़े चोर के हाथों में नहीं पड़े, जिससे एक महान पश्चिमी गठबंधन बनाने की उसकी योजना में देरी हुई। मेरे पास अभी भी एक मौका है, छोटे सम्राट ने उस व्यक्ति के बारे में सोचा, उसके होंठ फिर से मुड़ गए। दिलचस्प साथी, मैंने उसे कम करके आंका था, ये सोचकर कि वह अधिक से अधिक केवल सौदे को बाधित कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना आगे जा सकता है। अगर मेरे पास उसके जैसे और भी प्रतिभाशाली लोग होते तो शायद मेरी स्थिति इतनी कठिन नहीं होती जितनी अब है। बस ऐसे ही चले जाना, अलविदा संदेश भी नहीं। कैथरीन बहुत दुखी थी। लिनशेन ने उसे सूचित किए बिना ही डीमन स्टार छोड़ दिया था, हालांकि उसने उसे अपना संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से दिया था। स्वाभाविक रूप से लिनशेन कैथरीन से संपर्क करने के मूड में नहीं था। मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दिव्य प्रतिमा को स्काई पिनेकल स्टार पर वापस नहीं लाया जाता। अंतरिक्षयान की यात्रा सबसे खतरनाक समय था, हर कोई किसी भी अप्रत्याशित घटना के डर से हाई अलर्ट पर था। लेकिन जो डर है वह हो सकता है। अचानक तेज गति से उड़ने वाला जहाज रुक गया, जैसे कि उसे एक स्टैंड पर रखा गया हो, चाहे ड्राइव कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हिल नहीं सकता। लिनशेन का रंग बहुत गंभीर लग रहा था, ऐसी शक्ति रखने के लिए नए लोग शायद कोई साधारण लोग नहीं थे। अमर रक्षक और ची जियू तुरंत अमर कानूनों और चमक के आतंक के साथ फट गए, अपने आसपास की रक्षा के लिए अंतरिक्षयान से बाहर निकल आए। अंतरिक्षयान के नियंत्रण कक्ष में खड़े होकर लिनशेन ने बाहर यान के चारों ओर विभिन्न जातियों के 1 दर्जन से अधिक व्यक्तियों को देखा। उनके चारों ओर का स्थान मुड़ा हुआ और विकृत था, स्पष्ट रूप से सभी अमर कानूनों के साथ अमर थे। आसपास का स्थान इतना विकृत था कि पूरा अंतरिक्षयान इस मुड़े हुए क्षेत्र में फंस गया था, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था। यही है तियान जियू, ब्लू आई मास्टर ने अपने चेहरे पर एक बड़ा बदलाव लाते हुए कहा। उसने भूरे बालों वाले सेलेस्टियल में से एक को पहचान लिया। लानत है, ये पूरी तरह से बेशर्मी है, डीमन जनजाति के क्षेत्र में परेशानी शुरू करना। लिनशेन ने एक गंभीर स्थिति को भांपते हुए मन ही मन शाप दिया। ची जियू सहित उनके पास केवल 6 अमर थे, जबकि विपक्ष के पास 1 दर्जन से अधिक अमर थे, जिनमें से एक तियान जियू था। 4 कानून ची जियू और अन्य लोगों ने अंतरिक्षयान की रक्षा के लिए अपने अमर कानूनों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके विरोधियों की कानून शक्ति के तुरंत विघटित होने के बावजूद ये बरकरार रह सका। उनका नेतृत्व करते हुए तियान जियू ने शून्य में ची जियू को घूरते हुए ठंडे उदासीनता से कहा, युवा, दिव्य प्रतिमा को पीछे छोड़ दो और हमारे साझा दिव्य रक्तरेखा को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा। गद्दार, तुम्हें बहुत पहले ही दिव्य जाति से निकाल दिया गया है, रक्तरेखाओं के बारे में बकवास मत करो, तुम अयोग्य हो। ची जियू ने ठंडे स्वर में उपहास किया। बहुत अच्छा, काफी चरित्रवान। डायली, तुम आज ची परिवार के 9वें विशेषज्ञ के पास वास्तव में कितना पदार्थ है, इसका परीक्षण क्यों नहीं करती? तियान जियू ने एक महिला अमर से कहा। जैसा मैं चाहता हूँ, अमर ने कहा। भाले के आकार का अमर आत्मा आधार बुलाया और शून्य में दूर से ची जियू पर बमबारी की। ची जियू ने चांदी के भाले को बिजली की तरह आते देखा, लेकिन उसने उदासीनता से एक ब्लेड के आकार का आत्मा आधार खींचा, उसे शून्य में फेंक दिया। भाला और ब्लेड बिजली की जुड़वांधारियों की तरह चमके और शून्य में टकराए, जिससे विस्फोटों की झड़ी लग गई। ... ये लिनशेन का अमर स्तर की लड़ाई से पहला सामना था। शून्य युद्ध में कोई पूर्व अनुभव नहीं होने के कारण उसे ये तमाशा बिल्कुल नया लगा। हालांकि आरोही और निर्वाण प्राणी लंबी दूरी की लड़ाई के लिए आत्मा आधार या जीवन आधार पर भी भरोसा कर सकते थे, लेकिन उनकी सीमा विशेष रूप से विशाल नहीं थी। अमर स्तर की लड़ाइयाँ काफ़ी अधिक दूरी पर होती थीं। इस समय उनके बीच की दूरी को देखते हुए लिनशेन को एहसास हुआ कि अपनी गति के साथ भी उसे प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, जो उस अंतराल में कई लंबी दूरी के हमले कर सकता था। अमर स्तर पर लड़ाई की दूरी और गति बहुत ज़्यादा है, ओयांग यूडू ने पास में टिप्पणी की। वह केवल शून्य में टकराती हुई प्रकाश की लकीरें देख सकता था, जो विस्फोटों की लहरें पैदा कर रही थीं, बिना ये स्पष्ट रूप से देखे कि 2 अमर आत्मा आधार कैसे लड़े। लिनशेन भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, केवल निर्वाण स्तर पर अपनी गति और दृष्टि के साथ वह अमर स्तर की लड़ाई की गति और लय के साथ नहीं रह सकता था। ये केवल एक जांच का प्रयास है, असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, उसके बगल में ब्लू आई मास्टर ने कहा। क्या इस तरह की लड़ाई अभी भी केवल जांच है? लिनशेन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे लगा कि आत्मा आधारों की टक्कर से उत्पन्न शक्ति छोटे क्षुद्र ग्रहों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी ये केवल एक जांच थी। अमर स्तर पर लड़ाई कानून शक्ति की टक्कर के लिए गौण है, ब्लू आई मास्टर ने समझाया।
यदि किसी के कानून का विरोध किया जाता है तो चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत पाना मुश्किल है। और भले ही आप अपने प्रतिद्वंद्वी के कानून का विरोध न कर सकें, लेकिन आपकी ताकत और कौशल प्रभावी होने के लिए कम से कम आपको खुद का विरोध नहीं करना चाहिए। कोई कैसे जान सकता है कि उनके कानून का विरोध किया जाएगा? लिन शेन ने पूछा। ब्लू आई मास्टर ने उत्तर दिया, अमर कानून 4 स्तरों में विभाजित हैं: भूतकाल कानून, वास्तविकता कानून, भविष्य का कानून और अमर कानून। भूतकाल कानून सबसे आम है और इसका विरोध करना आसान है क्योंकि यह पूर्ववर्तियों से लिया गया है। उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए कई लोग इस कानून को सीखते हैं, लेकिन अलग अलग दक्षता के साथ, जिससे इसका विरोध करना आसान हो जाता है। अधिकांश अमर लोगों के पास भूतकाल कानून होते हैं। वास्तविकता कानून भी दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित है, लेकिन यदि आप दूसरों के अध्ययन के बजाय आत्मज्ञान के माध्यम से कानून तक पहुंचे हैं तो इसे भूतकाल कानून नहीं बल्कि वास्तविकता कानून माना जाता है। यद्यपि यह पहले से ज्ञात कानून है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण विविधताओं के कारण इसका मुकाबला करना कठिन बनाता है। भविष्य के कानून का मुकाबला करना सबसे कठिन है क्योंकि आपको एक नई कानून शक्ति की कल्पना करनी होगी जो पूर्वजों द्वारा कभी नहीं इस्तेमाल की गई, दूसरों द्वारा अनदेखी और अनसुनी। इसका मुकाबला करना दोगुना मुश्किल हो जाता है। भूतकाल, वास्तविकता और भविष्य के कानून ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा मान्य हैं। यदि कोई भविष्य के कानून की खोज करता है तो उसे ब्रह्मांडीय मान्यता और इसे नाम देने का अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी अन्य व्यक्ति जो बाद में इस कानून को समझता है, चाहे वह भूतकाल हो या वास्तविकता कानून, वह इसे उस चुने हुए नाम से संदर्भित करेगा। उदाहरण के लिए, हेम के कानून को लें, जिसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अमर हेम ने इसे सबसे पहले समझा और नाम दिया। जो कोई भी हेम के नियम को बाद में सीखता या समझता है, उसका नाम अपरिवर्तित रहता है। जो लोग भविष्य के नियमों की कल्पना करते हैं वे अक्सर उन्हें अधिक शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो शायद प्रतिभा के कारण या भविष्य के नियमों को समझने वालों के लिए ब्रह्मांडीय वरदान के कारण पार करना कठिन प्रतीत होता है। और अमर नियम, लिन शेन ने इस पर भी शोध किया था। अतीत के नियम को समझना सबसे आसान है, उसके बाद वास्तविकता के नियम आते हैं और भविष्य के नियम सबसे कठिन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास के इस चरण में विभिन्न नियमों की खोज पहले ही हो चुकी है और एक पूरी तरह से नए नियम की कल्पना करना अत्यधिक कठिन हो गया है। यह एक गेम कैरेक्टर का नामकरण करने जैसा था। जब सब कुछ खिलाड़ियों के साथ नया होता है तो कोई भी नाम अद्वितीय होगा, लेकिन जब अरबों लोग गेम में प्रवेश करते हैं तो एक अद्वितीय नाम खोजना कठिन हो जाता है। बेशक, नियमों को समझना नामकरण से अलग है। नाम मनमाने हो सकते हैं, लेकिन नियमों को सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और उन्हें आसानी से आविष्कार नहीं किया जा सकता है। अमर नियम अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हैं, वे अजेय कानून हैं। प्रत्येक कानून अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ब्रह्मांडीय आदेश है। यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय विनाश के सामने भी अमर कानून अडिग रहते हैं। कोई भी अमर कानून का मुकाबला नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई दूसरा अमर कानून भी नहीं। एक अमर कानून केवल एक व्यक्ति में ही मौजूद हो सकता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसी अमर कानून को नहीं समझ सकता। अमर वे मिलते नहीं, अगर वे मिलते हैं तो दुनिया पर विपत्ति आ जाती है। वर्तमान ब्रह्मांड में अमर कानून रखने वाले कुछ ही लोग हैं। हमारे दिव्य न्यायालय के डीन एन ही ऐसे कानूनों के वाहक हैं, ब्रह्मांड के भीतर एक अजेय इकाई हैं। ब्लू आई मास्टर ने स्पष्ट गर्व के साथ एन ही के बारे में बात की। डीन एन के पास कौन सा अमर कानून है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। शब्दों के अनुसार यह किसी तरह का अंतरिक्ष कानून है, लेकिन इसकी बारीकियां अज्ञात हैं, ब्लू आई मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे तब बाहरी लड़ाई बदल गई थी। लड़ रहे दो स्पिरिट बेस के चांदी के भाले ने अचानक एक अजीब शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे शून्य विकृत हो गया। ब्लेड के आकार का स्पिरिट बेस, जो इसके साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, अचानक खराब हो गया, लक्ष्यहीन रूप से लड़खड़ा रहा था और चांदी के भाले को रोकना जारी रखने में विफल रहा। चांदी का भाला ब्लेड के आकार के स्पिरिट बेस से सीधा गुजरा, 100 मीटर लंबे चांदी के निशान के साथ बिजली की तरह शून्य को चीरता हुआ चीजीयू के शरीर को छेदने का लक्ष्य रखता था। स्वर्ग देश निषिद्ध क्षेत्र चीजीयू ने ठंडी सांस ली और एक मुक्का मारकर उसने चांदी के भाले की चमक को चकनाचूर कर दिया और चांदी के भाले को भी टुकड़ों में उड़ा दिया, जो सभी दिशाओं में शून्य में फट गया। चीजीयू वास्तव में ची परिवार का 9वां सबसे मजबूत सदस्य होने का हकदार है। उस मुक्के की ताकत बहुत शक्तिशाली थी, लिन शेन ने प्रशंसा में कहा। उनकी पिछली बातचीत के कारण लिन शेन को थोड़ा भ्रम था कि चीजीयू असाधारण नहीं लग रहा था, लेकिन उस मुक्के को देखने के बाद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह आदमी वास्तव में एक अमर था, जो अल्ट्रा बन जनजाति के अमर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये केवल मजबूत ताकत होने के बारे में नहीं है, उस भाले के स्पिरिट बेस में खुद ही अंतरिक्ष विस्थापन प्रकार का एक अमर नियम था, जिसके कारण इसने लॉर्ड ची के स्पिरिट बेस में व्यवधान पैदा किया। उस तरह के नियम पर काबू पाए बिना अपार शक्ति के साथ भी लॉर्ड ची उसे मारने में सक्षम नहीं होता।
इसलिए ये लॉर्ड ची की कानून शक्ति थी जिसने अपने कानून पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद शक्ति का विस्फोटक प्रदर्शन हुआ, ब्लू आई मास्टर ने समझाया। ये समझ में आता है, लिन शेन ने बार बार सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि अगर वह अमरता की ओर बढ़ता है तो वह किस तरह के कानून को समझ पाएगा। आदर्श रूप से कोई अमर कानूनों को समझ सकता है, लेकिन अमर कानून अत्यंत दुर्लभ हैं और पूर्ववर्तियों के पास पहले से मौजूद अमर कानूनों को समझा नहीं जा सकता है, जिससे यह अत्यधिक कठिन हो जाता है। लॉर्ड ची के पास कौन सा कानून है? लिन शेन ने सोचा और फिर पूछा। कानून एक अमर का सबसे बड़ा रहस्य है, कोई भी आसानी से अपने कानून को लीक नहीं करेगा। लॉर्ड ची शायद ही कभी कोई कदम उठाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका कानून क्या है। ब्लू आई मास्टर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चूंकि वह स्थानिक अव्यवस्था जैसे कानूनों का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए संभावना है कि उनके पास एक समान अंतरिक्ष श्रृंखला कानून हो। डायली का स्पिरिट बेस नष्ट हो गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप स्पेस सीरीज लॉ के हैं। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? क्या हुआ अगर मैं नहीं हूं? ची जियू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चूंकि आप स्पेस सीरीज लॉ के हैं, तो आपने इसके बारे में सुना होगा, डायली ने कहा और उसने अचानक अपना जीवन आधार बुलाया। यह एक घंटाघर था जो पूरी तरह से सोने से बना था। इसका बाहरी कांच का फनल गोल्ड क्रिस्टल जैसा था और अंदर के कण सुनहरे रेत जैसे थे। गोल्डन ओवरग्लास। उसका जीवन आधार वास्तव में गोल्डन ओवरग्लास है। इसका मतलब है कि उसका अमर कानून स्थानिक ठहराव होना चाहिए। ब्लू आई मास्टर ने चौंकते हुए कहा, क्या स्थानिक ठहराव कानून बहुत शक्तिशाली है? लिन शेन ने उत्सुकता से गोल्डन ओवरग्लास को देखा और पूछा। जबकि अतीत का कानून सबसे आसान है, प्रत्येक कानून की क्षमताएं अद्वितीय हैं और ऐसा नहीं है कि अतीत का कानून वास्तविकता कानून और भविष्य के कानून से कमजोर है। स्थानिक स्थिरता जैसे नियम भूतकाल के नियम के रूप में भी अविश्वसनीय रूप से व्यवहारिक प्रभाव डालते हैं। यदि किसी के पास भविष्य का नियम भी हो तो भी उसे पार करना कठिन होगा। ब्लू आई मास्टर ने गंभीर भाव से कहा, स्थानिक स्थिरता एक ऐसा गुण है जिसे चाहे कितने भी लोग सीखें, इसका हमेशा बेजोड़ प्रभाव हो सकता है। ये केवल उसके अभ्यास की गहराई पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि स्थानिक स्थिरता का एक मजबूत अभ्यासी एक तारा प्रणाली को स्थिरता की स्थिति में ला सकता है, इसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। मुझे नहीं पता कि डायली का स्थानिक स्थिरता किस हद तक पहुंच सकता है। जैसे कि ब्लू आई मास्टर के शब्दों की पुष्टि करने के लिए जैसे ही गोल्डन ओवरग्लास दिखाई दिया, चारों ओर सब कुछ रुक गया, जिसमें चांदी के भाले के टुकड़े भी शामिल थे जो शून्य में बिखर रहे थे, अब अंतरिक्ष में जमे हुए भयावह रूप से स्थिर दिख रहे थे, जैसे कि समय ही रुक गया हो। ऐसा लग रहा था कि चीजियू और बाकी लोग भी हिलने डुलने की क्षमता खो चुके थे। वे वहीं स्थिर खड़े थे, जबकि डायली ने प्रकाश की एक किरण छोड़ी जो शून्य को चीरती हुई सीधे चीजियू के सिर की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही प्रकाश की किरण चीजियू के सिर को उड़ाने वाली थी, वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। धमाका! एक सिर फट गया, टुकड़ों में फट गया। हालांकि ये चीजियू का सिर नहीं था जो फटा था, ये डायली का सिर था जो फट गया था। इस उलटफेर ने सभी को अचंभित कर दिया। न तो लिन शेन और न ही ओयांग यूडू ये समझ पाए कि चीजियू को कोई चोट क्यों नहीं लगी, जबकि डायली का सिर फट गया। लॉर्ड ची का नियम दरअसल मिरस्पेस है। हाँ, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्लू आई मास्टर ने हंसते हुए कहा। क्या मिरस्पेस कानून विरोधी के हमले को वापस परावर्तित करने में सक्षम है? लिन शेन ने पूछा। यह इसे वापस परावर्तित करने के बारे में नहीं है, यह एक दर्पण की तरह है। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। किसी भी मामले में यह एक बहुत ही मजबूत और समझने में मुश्किल कानून है। ऐतिहासिक रूप से मिरस्पेस कानून को समझने वाले अमर लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मिरस्पेस कानून ओयांग के समूहों से डरता नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने अमर लोग हैं, उनकी अपनी ताकत उन्हें केवल नुकसान ही पहुंचाएगी। स्पष्ट रूप से मिरस्पेस के बारे में ब्लू आई मास्टर की समझ सीमित थी, वह केवल इतना जानता था कि यह क्षति को प्रतिबिंबित कर सकता है। वास्तव में ची परिवार में 9वें स्थान पर रहने वाला व्यक्ति पहले से ही मिरस्पेस लॉ का धारक बन चुका है। ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल रेस ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रगति की है। तियानजियू ने डायली की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हुए इसके बजाय चीजियू पर एक दिलचस्प नज़र डाली। तियानजियू, अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगे तो मुझे सेलेस्टियल रेस की खातिर तुम्हें गद्दार को हटाना पड़ेगा, चीजियू ने कहा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भागते हुए गोल्डन ओवरग्लास को पकड़ लिया, उसे अपनी हथेली में चूसा और उसे जबरन अपने अधीन कर लिया। उसका मिरस्पेस लॉ पहले से ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। अब गोल्डन ओवरग्लास की स्थानिक स्थिरता क्षमता की मदद से यह एक बाग को पंख जोड़ने जैसा था। सेलेस्टियल रेस के लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला। हालांकि दूसरी तरफ 1 दर्जन से ज्यादा अमर लोग थे, लेकिन वे अब उतने भयभीत नहीं थे। ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से सेलेस्टियल रेस से दूर हूं, यहां तक कि तुम जैसा जूनियर भी मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है,
तियान जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, आज मैं तुम जूनियर्स को अपनी आंखें खोलने दूंगा और देखूंगा कि एक सच्चा पावरहाउस जो कभी एनी और तियानशु के कमीनों पर हावी था, कैसा दिखता है। ऐसा कहते हुए तियान जियू ने अपना हाथ हिलाया और एक नीला जैद छाता लाइफ बेस आकाश में उछला, शून्य में लटका हुआ, हजारों नीला रोशनी को उजागर करते हुए अंतरिक्ष में घूमते हुए एक विशाल नीला डिस्क की तरह लग रहा था। ची जियू ने अपने शरीर से दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया और उसी समय गोल्डन ओवरग्लास को बाहर निकाला, नीला जैद छाता को रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही गोल्डन ओवरग्लास को बाहर लाया गया, यह नीले प्रकाश से प्रकाशित हो गया, तुरंत नीला हो गया और अपना प्रभाव खोते हुए अंतरिक्ष के कबाड़ की तरह शून्य में लक्ष्यहीन रूप से तैरने लगा। ची जियू और अन्य भी नीले प्रकाश से रंगे हुए थे, उनकी चमक एक पल में गायब हो गई, उनका कवच नीला रंग का हो गया, जो अनियमित रूप से तैरती हुई जैद मूर्तियों की तरह हो गया, शून्य में संतुलन खो दिया। यह क्या है? लिनशेन अपने दिल में बहुत हैरान था, ऐसे दुर्जय ची जियू को तियान जियू ने इतनी आसानी से नीचे गिरा दिया और यहाँ तक कि अन्य अमर भी उसके साथ नष्ट हो गए। ये भयानक था। ब्लू आई मास्टर कांप उठा, उसका चेहरा पूरी तरह से रंगहीन हो गया, पीला पड़ गया। ये सब खत्म हो गया है, ये सब खत्म हो गया है। तियान जियू का कानून वास्तव में अमर स्वर्ग देश निषिद्ध क्षेत्र कानून है, हम खत्म हो गए।